सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे आगे आने वाले सभी यूट्यूब अपडेट्स, वीडियोस, नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। नमस्कार साथियों, एक बार फिर से परिष्कार में आप सबका स्वागत है। आप सबने आरबीएससी मॉडल पेपर फर्स्ट देखा होगा। आपको लगा होगा कि हम लोगों ने आपके लिए बहुत अच्छा प्रयास किया है और संभावित प्रश्न जो हमने बताए थे उनके आने की बोर्ड एग्जाम में बहुत संभावना है, ऐसा आपको भी लगा होगा। उत्तर हम लोगों ने बताए हैं, आप लोग अच्छा प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए तैयारी कर रहे हैं। आज हम पेश कर रहे हैं एक और मॉडल पेपर बिजनेस स्टडीज़ सब्जेक्ट का, जो आपको मदद करेगा आपके बोर्ड की परीक्षा जो है उसकी तैयारी करने में। चलिए शुरू करते हैं। दूसरा मॉडल पेपर जो ठीक उसी पैटर्न पे है जैसा आप देखते हैं, जो आपने देखा भी है आपके साथ पहले से आपकी जानकारी में, और पहला जो लेक्चर हुआ था उसमें हम लोगों ने आपको बताया भी था कि ये आपका पैटर्न होगा, किस सब्जेक्ट से किस तरह के कितने क्वेश्चन आते हैं। इसको रिपीट करने की मैं आवश्यकता नहीं समझता हूँ, यहाँ पे आप सबको इसकी पहले से जानकारी है। आगे बढ़ते हैं। फिर वही बात है, उच्च माध्यमिक परीक्षा में क्या निर्देश है, सामान्य निर्देश क्या हैं, आपको ध्यान क्या रखना है, क्या जानकारियाँ रखनी है, किस चीज़ का को सावधानी से फिल करना है, रोल नंबर है, ये सब जानकारियाँ भी आपके जहन में पहले से हैं, आपकी जानकारी में पहले से हैं। चलिए हम सीधा प्रश्नों पर आते हैं। कौन से संभावित प्रश्न हैं जिनके उत्तर हम जानेंगे, और संभावित प्रश्न जो परीक्षा में आ सकते हैं उनके बारे में विस्तार से जानकारी करेंगे। विस्तार से आपके साथ बात शुरू करते हैं। आपकी तैयारी और हमारी तैयारी साथ साथ चलेगी, और फ़ायदा इसमें आप लोगों का है। हमें बहुत खुशी होगी अगर इनमें से प्रश्न आते हैं और आप उनका सही उत्तर लिखते हैं, तो आपकी सफलता इससे बढ़ती है, तो हमें बहुत खुशी होगी। पहला, जैसे आप जानते हैं, सेक्शन ए होता है, खंड ए, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न होते हैं, जिनको आप ABCD वाले बोलते हैं, वो वाले प्रश्न होते हैं। इसमें ध्यान ही रखना है कि ABCD जो भी आंसर आता है वो आपको आंसर शीट में क्वेश्चन नंबर लिख के उसका आंसर के रूप में ABCD जो भी होता है वो लिखना होता है। इस तरह के 12 प्रश्न आते हैं पहले खंड में, एक एक नंबर का एक प्रश्न होता है। प्रश्न है, सामान्यतः प्रबंध के स्तर कितने होते हैं, यानी प्रबंध कितने स्तर पर कार्य करता है, कौन कौन से स्तर प्रबंध के होते हैं। तो इसमें सिर्फ आपको प्रबंध के स्तर कौन से होते हैं उनके बारे में जानकारी नहीं मांगी गई है, केवल संख्या मांगी गई है। तो संख्या 1, 2, 3 ऑप्शन है, और इसका सही उत्तर है 3, जो उच्च प्रबंध, मध्यम प्रबंध और निम्न प्रबंध स्तरीय होते हैं। तो उत्तर हो गया इसका B। दूसरा प्रश्न है, प्रबंध है कला विज्ञान, कला व विज्ञान दोनों, और नए कला और नए विज्ञान। बताइए क्या होगा उत्तर। बिल्कुल आप ठीक समझ रहे हैं, प्रबंध कला और विज्ञान दोनों हैं। तीसरा है, आदेशों का प्रवाह ऊपर से नीचे की ओर, यानी जब भी आदेश आता है तो ऊपर से नीचे की ओर आता है, नीचे से ऊपर की ओर सुझाव जाते हैं। आदेश ऊपर से नीचे की ओर आते हैं, तो जो ऊपर से नीचे की ओर आते हैं उसको क्या बोलते हैं, क्या व्यवस्था है। समय एवं विशिष्ट दशा में व्यवस्था है, पदानुक्रम व्यवस्था है, प्रशासनिक परिवर्तन व्यवस्था है, या मैनेजमेंट डिसीजन है, क्या है ये। तो इसका सही उत्तर है ये पदानुक्रम व्यवस्था है, हियरार्किकल सिस्टम है, जो पद का अनुक्रम तय करता है कि आदेश किसको कौन देगा, आदेश किसके पास किससे आएगा। अगला प्रश्न है, व्यवसायिक पर्यावरण है, बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है। बिजनेस एनवायरनमेंट समन्वयकारी अवधारणा है, या तुलनात्मक अवधारणा है, या नकलची अवधारणा है, या राष्ट्रवादी अवधारणा है। तो इसका सही उत्तर होगा तुलनात्मक अवधारणा, क्योंकि जब पर्यावरण बदलने की हम बात करते हैं तो ये बात करते हैं कि पहले क्या था और अब क्या हो गया, अब क्या है और आगे क्या होगा। इसका मतलब हम कंपेयर करते हैं कि पहले क्या था और अब क्या है। पांचवा प्रश्न है, विस्तृत योजना में आयाम होते हैं, यानी जो योजना बनाते हैं हम, जब प्लानिंग की बात करते हैं तो उसमें कौन कौन से डायमेंशन होते हैं। उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक स्रोतों का नियमन, अमुक कार्य की क्रियाविधि का चुनाव एवं दीर्घकालीन लक्ष्यों का निर्धारण, और सी ऑप्शन है, उपयुक्त ए एवं ब दोनों। तो सही उत्तर इसका सी है, क्योंकि जो उपरोक्त दोनों आयाम हैं वो किसी भी योजना में होते हैं। छठा प्रश्न है, समस्त कार्य को बड़े बड़े कार्यात्मक विभागों में वर्गीकृत करके की जाती है, यानी जब संस्था के कार्यों को अलग अलग विभागों में बांट दिया जाता है तो उस व्यवस्था को क्या कहते हैं, ये प्रश्न पूछ रहा है। पहला उत्तर है औपचारिक ढांचा, बी ऑप्शन है कार्यात्मक ढांचे की संरचना, सी है प्रभागीय संगठन ढांचा, और उसके बाद में डी है अनौपचारिक ढांचा। तो आपका सही उत्तर होगा सी, यानी प्रभागीय संगठन ढांचा। सातवां प्रश्न है, कर्मचारी भर्ती के मुख्य स्रोत हैं। कर्मचारी भर्ती के स्रोत जो होते हैं, विस्तार से आपको व्याख्या नहीं पूछी गई है, संख्या पूछी गई है कि कौन कौन से स्रोत होते हैं। तो जैसे आप सोच रहे हैं, सही उत्तर है सी, यानी 2 स्रोत होते हैं, आंतरिक और बाह्य। जब हम आंतरिक और बाह्य स्रोत पूछे जाते हैं तब हम उनकी विस्तार से चर्चा करते हैं, उनके बारे में आपको टॉपिक वाइज लिखना होता है कि आंतरिक स्रोत कौन कौन से हैं और बाह्य स्रोत कौन कौन से हैं। आठवां प्रश्न है, अंगूरी लता संप्रेषण विभिन्न प्रकार के तंत्र द्वारा संभव है।
अंगुलता संप्रेषण आप जानते हैं, अंगुलता संप्रेषण का मतलब होता है जिसका कोई सिस्टमेटिक तरीका नहीं होता है कि संप्रेषण या जो बात है या कोई भी जानकारी है, सूचना है, वो किस माध्यम से किस तक पहुंचेगी, इसके बारे में कोई व्यवस्था नहीं होती है। वो कैसे भी पहुंच सकती है, उलझाव होता है कम्युनिकेशन के दौरान, तो उसको बोलते हैं अंगुलता संप्रेषण। ए ऑप्शन है इकहरी श्रृंखला तथा गपशप अफवाहें, बी है समूह भीड़भाड़ एवं संभाव्यता, और सी है उपयुक्त ए एवं ब दोनों। तो उपरोक्त दोनों होती है, इसलिए उत्तर आपका होगा सी, उपयुक्त ए एवं ब दोनों। नवा प्रश्न है विचलन के कारणों में दोषपूर्ण प्रक्रिया की दशा में की जाने वाली सुधारात्मक कार्यवाही करनी चाहिए। विचलन के कारणों में, विचलन के कारणों में मतलब ये होता है कि जब हमने प्लान किया और उसके अनुसार हमने काम करना शुरू किया, संस्था ने काम करना शुरू किया, और उसके बाद हमें लगता है कि जो तय किया गया था उससे लक्ष्य या तो पीछे रह गया है या बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गया है, तो इसको हम बोलते हैं विचलन, यानी वेरिएशन। जो तय किया गया था उससे आगे पीछे होने को विचलन बोलते हैं। जब विचलन हो रहा होता है, वेरिएशन हो रहा होता है, तब सुधारात्मक कार्यवाही क्या करनी चाहिए, तब क्या करना चाहिए? तो तब वर्तमान मशीनों की मरम्मत करनी चाहिए, या विद्यमान प्रक्रिया में सुधार करना चाहिए, या कार्य की भौतिक दशा को उन्नतिशील बनाना चाहिए, या प्रयोग में आने वाले माल की निर्दिष्ट किस्म में बदलाव करना चाहिए। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो आपका उत्तर है विद्यमान प्रक्रिया में सुधार करना चाहिए, क्योंकि अगर माल खराब भी है तब भी लेट होना या विचलन होने की संभावना कम होती है। वो तो प्रोडक्ट की क्वालिटी पर असर आता है, लेकिन उत्पादन में विचलन होने का मतलब होता है, उत्पादन प्रक्रिया में विचलन होने का मतलब होता है कि प्रक्रिया में कोई गड़बड़ है तो प्रक्रिया में सुधार किया जाना चाहिए। 10वां प्रश्न है एक दीर्घकालीन निवेश निर्णय को कहते हैं। जब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को क्या कहते हैं, क्या होता है वो? वित्तीय संबंधी निर्णय, बी ऑप्शन है कानूनी बाध्यता निर्णय, सी लाभांश से संबंधित निर्णय, या डी पूंजी बजटिंग निर्णय। तो सही उत्तर इसका है पूंजी बजट निर्णय, क्योंकि जब कैपिटल की बात होती है, कैपिटल बजटिंग की बात होती है, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पे होता है, क्योंकि कैपिटल लॉन्ग टर्म के लिए काम में ली जाती है। वर्किंग कैपिटल अलग बात होती है, लेकिन जो इन्वेस्टिंग कैपिटल होती है वो लंबे समय के लिए काम में ली जाती है। राजकोष बिल मूलतः होते हैं, यानी जो राजकोष के बिल होते हैं, जो सरकारी खजाने के लिए बिल होते हैं, वो मूलतः क्या होते हैं, यानी बेसिकली उनको क्या कहा जाता है? वो अल्पकालिक फंड उधार के प्रपत्र होते हैं, या वो दीर्घकालिक फंड उधार के प्रपत्र होते हैं, या वो पूंजी बाजार के प्रपत्र होते हैं। देखिए इसमें पूंजी बाजार के प्रपत्र होते हैं होने की संभावना तो वैसे ही कम है, क्योंकि राजकोष है तो पूंजी बाजार से संबंध नहीं है, तो उत्तर होगा ए, अल्पकालिक फंड उधार के प्रपत्र होते हैं, यानी लॉन्ग टर्म नहीं होते हैं, अल्पकालीन शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं। 12वां प्रश्न औद्योगिक उत्पाद नहीं है। देखो नहीं को ध्यान से पढ़ना है। औद्योगिक उत्पाद हैं के बारे में आपको बहुत जानकारी है, लेकिन औद्योगिक उत्पाद नहीं है ये जानकारी भी होनी चाहिए आपको। ये जानकारी तब होती है जब आपको पता होता है औद्योगिक उत्पाद कौन कौन से होते हैं। तो इसमें है पहली आपूर्ति सेवाएं, पूंजीगत वस्तुएं, माल एवं पुर्जे, गैर टिकाऊ एवं टिकाऊ उत्पाद, ये औद्योगिक उत्पाद नहीं है, यानी उद्योगों में काम में नहीं आते हैं। दूसरा प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। वो पहले प्रश्न के 12 थे, उसमें पहले प्रश्न के 12 सब क्वेश्चंस थे। इसका मतलब ये होता है कि आपको 12 के 12 के उत्तर एक साथ देने हैं, अलग अलग जगह पे नहीं देने हैं, ये ध्यान रखें आप लोग। अब दूसरा प्रश्न है जो रिक्त स्थानों की पूर्ति वाला है, इसमें भी सब क्वेश्चन है 6, यानी इन 6 प्रश्नों के जवाब एक साथ देने हैं। खाली स्थान उसके बाद पूछा है निर्णय लेने एवं व्यवहार के लिए मापक तथा सामान्य मार्गदर्शक होते हैं। अब क्या होते हैं मार्गदर्शक? इसका उत्तर होगा प्रबंध के सिद्धांत। अब आपका वाक्य पूरा हो गया है। प्रबंध के सिद्धांत निर्णय लेने एवं व्यवहार के लिए मापक तथा सामान्य मार्गदर्शक होते हैं। दूसरा है विमुद्रीकरण नीति में भारत सरकार ने 2 सर्वाधिक मूल्य वर्ग रुपए एवं रुपए के नोट तत्काल प्रभाव से विमुद्रित कर दिए गए। अब आपको याद होगा नोटबंदी, कौन कौन से नोट बंद हुए थे, याद आ गया? वो इसका उत्तर है 500 एवं 1000 रुपये के नोट, जो सबसे उच्च मूल्य वर्ग के उस समय थे, दोनों बंद कर दिए गए थे। अब सबसे उच्च मूल्य वर्ग का जो नोट है वो 2000 रुपये का है, और उसके बाद में 500 रुपये का है, यानी 500 रुपये का नोट तो उसी समय वापस जारी कर दिया गया था, और 1000 रुपये के नोट को बिल्कुल विमुद्रित कर दिया गया, और उसकी जगह 2000 रुपये का नया नोट मुद्रीकरण के साथ पेश किया गया था। तीसरा प्रश्न है नियोजन एवं से अति निकट से जुड़ा हुआ है। नियोजन किससे जुड़ा हुआ अति निकट से, ये आपसे प्रश्न पूछा गया था। नियोजन है सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी एवं नव प्रवर्तन से अति निकट से जुड़ा हुआ है, यानी जब भी प्लानिंग करते हैं तो उसमें क्रिएटिविटी और नव प्रवर्तन यानी इनोवेशन दोनों होना बहुत जरूरी है। दोनों होते हैं तभी अच्छी प्लानिंग हो पाती है। चौथा प्रश्न है प्रभागीय संगठन में प्रबंधकीय विकास सरल होता है, यानी प्रभागीय संगठन में प्रबंधकीय विकास सरल इसलिए होता है क्योंकि अलग अलग विभागों में अलग अलग जो क्रियाविधि होती है वो आसानी से सिखाई जा सकती है। पांचवा प्रश्न में खाली है जगह पहले से, एक ऐसी प्रक्रिया है, यानी ऐसी कौन सी प्रक्रिया ये पूछा गया, प्रक्रिया लिखनी है यहाँ पर, जिसके द्वारा कर्मचारियों के दृष्टिकोण कौशल एवं योग्यता को बढ़ाया जा सकता है। तो प्रशिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कर्मचारियों के दृष्टिकोण कौशल एवं योग्यता को बढ़ाया जा सकता है।
छठा प्रश्न है, प्रेषक द्वारा भेजे गए एन्कोडिंग संदेश को समझने के लिए उसे परिवर्तित करने की प्रक्रिया है। क्या है? संदेश, प्रेषक द्वारा भेजे गए एन्कोडिंग संदेश को समझने के लिए उसे परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या होती है? दिमाग लगाइए। एन्कोडिंग, डिकोडिंग, दो चीज़ें होती है। तो एन्कोडिंग पहले हो गई, तो डिकोडिंग समझने वाले के लिए करनी पड़ती है। तो डिकोडिंग प्रेषक द्वारा भेजे गए एन्कोडिंग संदेश को समझने के लिए उसे परिवर्तित करने की प्रक्रिया है। अब आता है आपका तीसरा खंड, पहले सेक्शन ए का तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है अति लघुत्तरात्मक प्रश्न। ये 12 प्रश्न एक एक नंबर के। मध्य स्तरीय प्रबंध का कार्य लिखिए। एक कार्य पूछा गया, क्योंकि एक ही नंबर का है तो आपको बहुत ज्यादा कार्य नहीं लिखने हैं, केवल एक कार्य के बारे में आपको बताना है। उत्तर है, उच्च प्रबंधकों, टॉप मैनेजमेंट द्वारा बनाई गई योजनाओं एवं नीतियों का प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन करना। देखो, प्रबंध के स्तर, उच्च स्तरीय प्रबंध ने क्या बनाई, उच्च प्रबंधकों ने, टॉप मैनेजर्स ने बनाई योजना, और मध्य स्तरीय प्रबंध उसको क्रियान्वित करने के लिए कार्य करता है। समय अध्ययन से आप क्या समझते हैं? समय अध्ययन आप जानते हैं वैज्ञानिक प्रबंध की प्रणाली है। तो समय अध्ययन क्या होता है? समय अध्ययन से आप क्या समझते हैं? समय अध्ययन वैज्ञानिक प्रबंध की एक तकनीक है। इसमें कार्य के प्रत्येक घटक के लिए समय मापन विधियों का प्रयोग किया जाता है। यानी प्रत्येक कार्य में होने वाली हर घटक जो भी उस कार्य का हिस्सा होता है उसके लिए एक स्टैंडर्ड टाइम तय किया जाता है। बैंकिंग क्षेत्र में सुधार से उधार की शर्तें आसान एवं सेवाएं उत्तम हो गई है। यानी बैंकिंग सेवाएं हमारे पास आ गई है, इसलिए हमारे पास बहुत फ़ोन आते हैं, क्रेडिट कार्ड ले लो, लोन ले लो, होम लोन ले लो, पर्सनल लोन ले लो। इसका मतलब शर्तें आसान हो गई है और बैंकिंग सेवा में सुधार से बहुत आसान हो गया ऋण लेना। ये व्यवसाय के वातावरण के कौन से महत्वपूर्ण घटक से संबंधित उदाहरण है? वो फैक्ट बताया गया था आपको, और अब पूछा गया कि ये व्यवसाय वातावरण के कौन से घटक से संबंधित है। उत्तर है, ये व्यवसाय के आर्थिक वातावरण घटक से संबंधित है। इस घटक के परिणाम स्वरूप बैंकिंग क्षेत्र में जमा करने, उधार की शर्तों एवं सेवाओं की उत्तम व्यवस्था हो गई है। इसका प्रभाव ये हुआ कि बैंक ब्याज की बहुत सामान्य दर पर पूरी की जाने वाली न्यूनतम औपचारिकताओं के साथ ऋण दे रहे हैं। यानी कम ब्याज पर और बहुत कम कंडीशंस के साथ, बहुत कम शर्तों के साथ बैंक अब लोन उपलब्ध करा रहे हैं। अगला प्रश्न है, नियोजन नवप्रवर्तन विचारों को प्रोत्साहित करता है। कैसे? नियोजन और नवप्रवर्तन विचारों को प्रोत्साहित करता है। एक फ्रेज है, इन्वर्टेड कॉमा में दी गई है, यानी एक तथ्य है। और अब आपसे पूछा गया कि जो बात लिखी गई है ये कैसे सत्य है? उत्तर होगा, नियोजन प्रबंध का प्रथम कार्य है, यह आप भी जानते हैं। नवीन विचार योजना का साकार रूप ले सकते हैं, अतः नियोजन नवप्रवर्तन विचारों को प्रोत्साहित करता है। यानी जो प्लानिंग होती है वो हमेशा नए विचारों का स्वागत करता है, और नए विचार अगर उसमें आते हैं तभी स्ट्रॉन्ग और यूनिक प्लानिंग हो पाती है। ये प्रबंध के लिए प्रतियोगात्मक रुचि पैदा करने वाला कार्य है। ये व्यवसाय की उन्नति, विकास एवं भविष्य की कार्रवाइयों के लिए गाइड का काम करता है। अगला प्रश्न है, अनौपचारिक संगठन की कोई दो विशेषताएं बताइए। देखो, संगठन दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। तो अब अनौपचारिक संगठन की विशेषताएं आपसे पूछी गई है। इस प्रकार के संगठन का संगठन चार्ट में कोई स्थान नहीं होता है, यानी कोई संगठन चार्ट होता ही नहीं, क्योंकि व्यवस्थित नहीं है, औपचारिक नहीं है, तो फिर संगठन चार्ट नहीं होता है। औपचारिक संगठन के बिना इसका कोई अस्तित्व नहीं होता है। यानी जब औपचारिक संगठन नहीं होता है तो फिर हम अनौपचारिक की तुलना कैसे कर सकते हैं? यानी संगठन कोई औपचारिक होता है तभी हम उसकी विशेषताएं देख के बता सकते हैं कि ये तो औपचारिक है, लेकिन जो दूसरा वाला है जिसमें ये व्यवस्थाएं नहीं है तो फिर वो अनौपचारिक है। इसका मतलब औपचारिक संगठन के बिना इसका अस्तित्व नहीं होता है। छठा प्रश्न है, विशिष्टीकरण के आधार पर कार्यात्मक संगठन एवं प्रभागीय संगठन में अंतर बताइए। दो तरह के आधार होते हैं विशिष्टीकरण के आधार पर, कार्यात्मक संगठन और प्रभागीय संगठन में अंतर बताइए। उत्तर होगा, कार्यात्मक संगठन कार्य विशिष्टीकरण के आधार पर संगठित किया जाता है। इसमें विशिष्ट कार्य पर ही बल दिया जाता है, यानी कार्यात्मक संगठन जो होता है वो विशिष्ट कार्य के आधार पर ही बनाया जाता है। दूसरा जो प्रभागीय संगठन है, उत्पाद विशिष्टीकरण के आधार पर संगठित किया जाता है। प्रत्येक प्रभाग में विशिष्ट उत्पाद से संबंधित विभिन्न कार्य संपन्न किए जाते हैं। देखिए, विशिष्ट कार्य, जैसे मान लीजिए कि आपका जो संगठन है वो साबुन बनाता है, ठीक है, और साबुन में भी क्या होता है, मतलब साबुन में वॉशिंग जो पाउडर होता है, साबुन होती है, कपड़े धोने वाली साबुन होती है वो भी बनाते हैं, और नहाने की साबुन होती है वो भी बनाते हैं। अब अगर विशिष्ट कार्य पर बल दिया जाएगा तो साबुन बनाने का विभाग अलग होगा, साबुन की पैकिंग करने का विभाग अलग होगा, और साबुन के लिए रॉ मटेरियल खरीदने का विभाग अलग होगा। और अगर प्रत्येक प्रभाग में अगर हम बात करेंगे तो फिर कपड़े धोने का डिपार्टमेंट अलग होगा, कपड़े धोने की साबुन बनाने का डिपार्टमेंट अलग होगा, और नहाने की साबुन बनाने का डिपार्टमेंट अलग होगा। तो एक विशिष्ट कार्य के लिए एक कार्य किया जाएगा, उसमें सिर्फ एक विभाग में कार्य किया जाएगा, तो वो विशिष्ट कार्य विभाग होगा। और अगर पूरे विभाग में जो पूरे एक उत्पाद से संबंधित सारे कार्य एक ही विभाग में किए जाएंगे तो फिर वो प्रभागीय संगठन होता है।
अगला प्रश्न है, संगठन में नियुक्तिकरण की आवश्यकता क्यों होती है? किन्हीं 4 कारणों का उल्लेख कीजिए। संगठन में कर्मचारियों की नियुक्ति करने की आवश्यकता क्यों होती है? अब ये तो प्रश्न तो बनता है, अब आपको जवाब देना है। जवाब में सिर्फ 4 कारण बताने हैं कि नियुक्तिकरण की आवश्यकता क्यों होती है। संगठन में नियुक्तिकरण की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से होती है। संसाधनों का अधिकतम एवं कुशलतम उपयोग करने के लिए, यानी अगर आपके पास रिसोर्सेज बहुत सारे हैं, आपके पास बहुत सारा रॉ मटेरियल है, बहुत सारी मशीनें हैं, बहुत सारा पैसा है जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, लेकिन अगर आपके पास अगर एम्प्लॉयज़ नहीं होंगे, कर्मचारी नहीं होंगे, मानव संसाधन नहीं होगा, तो बाकी संसाधनों का उपयोग नहीं हो सकता है। इसलिए उन संसाधनों का, जो आपके पास दूसरे संसाधन हैं मानव संसाधन के अतिरिक्त, उन सभी संसाधनों का कुशलतम उपयोग करने के लिए नियुक्तिकरण की आवश्यकता होती है। प्रबंध के अन्य कार्यों के प्रभावी एवं कुशल निष्पादन के लिए, प्रबंध के अन्य कार्य कौन कौन से होते हैं? नियुक्तिकरण तो ये हो ही गया है, निर्देशन, संगठन, नियंत्रण, उन सब का को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए नियुक्तिकरण की आवश्यकता होती है। क्योंकि अगर नियुक्तिकरण नहीं है, कर्मचारी नहीं है, तो नियंत्रण किसका करेंगे, प्लानिंग किसके लिए करेंगे? इसलिए प्रभावी रूप से बाकी संगठन के सभी जो कार्य हैं, प्रबंध के जो अन्य कार्य हैं, उन सबको प्रभावी रूप से लागू करने के लिए नियुक्तिकरण आवश्यक होता है। योग्य कर्मचारियों की खोज में सहायक, नियुक्तिकरण जो प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया से अच्छे कर्मचारियों की खोज होती है। और कृत्य संतुष्टि के लिए, कृत्य का मतलब होता है जॉब, यानी जॉब सेटिस्फेक्शन के लिए भी नियुक्तिकरण किया जाना आवश्यक है। जो व्यक्ति जिस जॉब के लिए फिट होता है, उसका अपॉइंटमेंट उसी के लिए होता है। 8वां है, प्रभावपूर्ण संप्रेषण में बाधा के रूप में जटिल संगठनात्मक ढांचे को स्पष्ट कीजिए। जटिल संगठनात्मक ढांचा होता है तो फिर जो कम्युनिकेशन है, जो संप्रेषण है, संचार है, उसमें बहुत दिक्कतें आती है। तो उसमें जटिल संगठनात्मक ढांचे को स्पष्ट कीजिए। कैसे होता है, वहाँ पर पूछा गया आपसे। जब सूचना विभिन्न स्तरों से गुजरती है, तब विभिन्न स्तरों पर सूचना की छटाई हो सकती है, यानी जहाँ जहाँ जाएगी वहाँ सूचना जो होता है उसका डिवाइडेशन होता रहता है, उसका जो क्लेरिफिकेशन उसके बारे में वो अलग अलग होता रहता है। सूचनाओं की छटाई की जाती है, जिसके लेवल की जो सूचना काम की होती है वो वहाँ छांट ली जाती है अलग अलग विभागों में, अलग अलग स्तरों पे। जिसे प्रतिपुष्टि देते समय अधीनस्थ अपने सभी नकारात्मक पहलुओं को हटा देते हैं और केवल सकारात्मक पक्ष को दर्शाते हैं। जैसे मान लो आपको कोई कर्मचारी है, उसको नोटिस मिला है जिसमें उसके बारे में कुछ नेगेटिव बातें लिखी गई है, तो जब वो वापस भेजेगा, उसको वापस अपनी प्रतिपुष्टि भेजेगा, उसमें से अपने बारे में जो नेगेटिव लिखा गया उसको छुपा लेता है और पॉजिटिव की जानकारी देता है। 9वां प्रश्न है, नियंत्रण किस प्रकार बेहतर समन्वय स्थापित करने में सहायक होता है? समझाइए। जो कंट्रोलिंग है वो किस प्रकार बेहतर समन्वय स्थापित करने में सहायक होता है? कोऑर्डिनेशन बेटर कैसे हो सकता है कंट्रोलिंग से, इसके बारे में कैसे सहायक होता है, इसके बारे में समझाने के लिए आपसे पूछा गया है। उत्तर होगा समन्वय में सहायक, नियंत्रण संस्था के उद्देश्यों एवं साधनों में तालमेल स्थापित करता है। किस किस में? संस्था के उद्देश्यों एवं साधनों में, यानी जो संसाधन है, जो रिसोर्सेज है उनमें, और जो संस्था का टारगेट है उनके बीच में कोऑर्डिनेशन करने का काम कंट्रोल करता है, यानी कंट्रोलिंग के द्वारा होता है। भौतिक संसाधनों को मानवीय मूल्यों के साथ समन्वित करता है। इसके अतिरिक्त विभिन्न कर्मचारियों के कार्यों पर नियंत्रण करके संस्था की नीतियों एवं उद्देश्यों के समन्वय की स्थापना करता है। तो इतने सारे कार्य करता है। इससे ये जो आपका तथ्य पूछा गया था प्रश्न में, उसकी पुष्टि हो जाती है। नियंत्रण में तरलता अनुपात एवं शोधन क्षमता अनुपात को किन्हीं 2 उदाहरणों द्वारा स्पष्ट कीजिए। नियंत्रण में जो तरलता अनुपात आता है, क्योंकि ये फाइनेंशियल कंट्रोल की बात हो रही है, वित्तीय नियंत्रण की बात हो रही है, तो उसमें तरलता अनुपात एवं शोधन क्षमता अनुपात जो होता है उनको 2 उदाहरणों के साथ स्पष्ट कीजिए। तरलता अनुपात किसको बोलते हैं? तरलता अनुपात की गणना व्यवसाय की अल्पकालीन देयता के निर्धारण के लिए की जाती है, यानी जो हमारा करंट लिक्विडिटी होती है ना, जो करंट हमारी लायबिलिटीज होती है उनको चुकाने के लिए एक लिक्विडिटी रेशो जो होता है वो तय किया जाता है। दूसरा है, इस अनुपात से ये पता लगता है कि कंपनी अपनी अल्पकालीन संपत्तियों से अपने अल्पकालीन दायित्वों का भुगतान करने के लिए सामर्थ्यवान है या नहीं है। उदाहरण है चालू अनुपात और शीघ्र अनुपात। अगला प्रश्न है, सुदृढ़ कार्यशील पूंजी प्रबंध के किन्हीं 2 आवश्यक संगठनों का नाम बताइए। सुदृढ़ कार्यशील पूंजी प्रबंध अगर ये करना है आपको, तो कोई 2 आवश्यक संगठक इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं जिनके बिना ये होगा नहीं, उनके बारे में आपसे पूछा गया। केवल 2 बताने हैं। सुदृढ़ कार्यशील पूंजी से ये संभावना रहती है कि ये 1 वर्ष के अंदर या तो रोकड़ में या रोकड़ तुल्य में परिवर्तित हो जाएगी। ये व्यवसाय को तरलता प्रदान करती है। दोनों चीजें हो गई है। 12वां प्रश्न है, वित्तीय नियोजन का अर्थ समझाइए। वित्तीय नियोजन का अर्थ वित्तीय क्रियाओं के पूर्व निर्धारण से है। देखो, नियोजन हमेशा पूर्व निर्धारित होता है हमेशा। जैसे हम पिछले लेक्चर में बात कर चुके हैं, आप ऐसे भी जानते हैं कि नियोजन हमेशा फ्यूचरिस्टिक होता है, भविष्य के लिए होता है, भविष्योन्मुख होता है। तो
पूर्व निर्धारण होता है, यानी काम कल करना है या अभी 1 घंटे बाद करना है, उसकी प्लानिंग हम पहले करते हैं। तो किसी काम को करने के लिए पूर्व निर्धारण होता है, उसको हम नियोजन कहते हैं। तो यही पूछा गया है वित्तीय नियोजन क्या होता है। तो वित्तीय नियोजन भी पहले से ही तय होता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो वित्तीय नियोजन का अर्थ वित्तीय क्रियाओं के पूर्व निर्धारण से है ताकि संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति की जा सके। अन्य शब्दों में ये एक मानसिक प्रक्रिया है, यानी ये काम करने के लिए दिमाग चलाना पड़ता है, बनी बनाई नहीं मिलेगी ये। हमें दिमाग चला के सोचना पड़ता है आगे के बारे में, कैसे क्या होगा, ये होगा तो ये होगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा। तो ये मानसिक प्रक्रिया है, दिमाग लगाना पड़ता है। पिछले लेक्चर में मैंने आपसे यही बात की थी, जिसमें उपक्रम के लिए पूंजीकरण तथा पूंजी ढांचे के विषय में पहले से ही नियोजन किया जाता है, जिसमें फर्म की वित्तीय नीतियों एवं वित्तीय कार्यविधियों का निर्धारण करना सम्मिलित है। इस प्रकार वित्तीय नियोजन वास्तव में किसी उपक्रम की पूंजीगत आवश्यकताओं एवं उसके स्वरूप पहले से निर्धारित करने की मानसिक प्रक्रिया है। वित्तीय नियोजन की महत्ता के 2 कारण निम्नलिखित हैं। वित्तीय नियोजन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जानते हैं सब वित्त किसी संस्था का रक्त होता है और बिना रक्त के जीवन नहीं होता है, न संस्था का होता है न हमारा होता है। तो उसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो केवल 2 कारण पूछे गए हैं, वैसे बहुत सारे कारण हैं। तो पहला है व्यवसाय का विकास एवं विस्तार। व्यवसाय की स्थापना के बाद उसके विकास एवं विस्तार हेतु वित्तीय नियोजन महत्वपूर्ण है। कुशल वित्तीय नियोजन करने से व्यवसाय के विकास एवं विस्तार में वित्तीय कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता है। दूसरा जो महत्ता है इसकी वो है लाभदेयता में वृद्धि। प्रभावी वित्तीय नियोजन से न केवल सस्ती दरों पर पर्याप्त कोषों की प्राप्ति होती है, अपितु कोषों का अनुकूलतम उपयोग भी संभव होता है एवं मितव्ययिता आती है। परिणाम स्वरूप व्यवसाय की लाभदेयता में वृद्धि होती है। तो ये आपका खंड ए पूरा हुआ, सेक्शन ए ये आपका पूरा होता है। अब हम बढ़ते हैं खंड बी की ओर। इसमें पूरे रिटर्न वाले क्वेश्चन आते हैं, यानी 2 नंबर के 13 क्वेश्चन आएंगे। इसके अंदर 26 नंबर का एक खंड होता है, खंड बी। इसमें लघुत्तरात्मक प्रश्न आते हैं जो प्रश्न संख्या 4 से 16 तक होते हैं और प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होता है। प्रश्न संख्या 4, क्या आप सोचते हैं कि प्रबंध एक कला है? कैसा आप सोचते हैं? सोचते तो हैं, तो फिर लिखना है। प्रबंध एक कला है। सामान्यतः किसी भी कार्य को सर्वोत्तम ढंग से करने की क्रिया को कला कहते हैं। कला व्यक्तिगत होती है। ये इच्छित परिणामों की प्राप्ति के लिए चातुर्य, ज्ञान, अध्ययन और सिद्धांतों का व्यवहारिक उपयोग बतलाती है। और खास बात इसमें यह है कि ये परफॉर्मेंस के बाद ही तय होता है, यानी कोई कला होती है उसको परफॉर्म करना पड़ता है। अगर परफॉर्म हो पा रहा है तो कोई कलाकार है, परफॉर्म नहीं कर पा रहा तो फिर किसी कलाकार नहीं है। यानी प्रबंधक अगर प्रबंध नहीं कर पा रहा है तो केवल डिग्री लेने से प्रबंधक नहीं होता है, उसको परफॉर्म करना होता है। जैसे कोई चित्रकार होता है तो उसको चित्र बनाने पड़ते हैं तभी वो चित्रकार होता है। कोई संगीतकार है तो उसको संगीत आना चाहिए तभी वो संगीतकार होता है। तो ये परफॉर्मेंस बेस्ड स्किल होती है, इसको हम कला कहते हैं। कला की उक्त विशेषताओं को प्रबंध के संदर्भ में देखें तो ये कहा जा सकता है कि प्रबंध करना भी एक कला है। कला की भांति प्रबंध में विशेषताएं होती है, इसलिए कह सकते हैं कि प्रबंध भी एक कला है। तो आपकी बात की पुष्टि हो जाती है। 5वां प्रश्न है, प्रोफेसर थियो हेमन के अनुसार प्रबंध को कितने अर्थों में समझा जा सकता है? देखिए, प्रबंध को बहुत सारे अर्थों में समझा जा सकता है, लेकिन आपसे नाम देके पूछा गया है प्रोफेसर थियो हेमन, इनके अनुसार कितने तरीके समझा जा सकता है? तो उनके अनुसार ही लिखना है। प्रबंध एक व्यापक शब्द है जिसका कई अर्थों में प्रयोग किया जाता है। प्रोफेसर थियो हेमन के अनुसार प्रबंध को 3 अर्थों में समझा जा सकता है। प्रथम, प्रबंध की अधिकारी यानी मैनेजरियल पर्सोनेल, इसका मतलब प्रबंध होता है। यानी प्रबंध का मतलब क्या होता है? जो हमारे मैनेजरियल की पर्सन्स होते हैं उनको हम प्रबंध कहते हैं, इस तरह समझा जा सकता है। द्वितीय, प्रबंध प्रक्रिया यानी मैनेजरियल साइंस जो प्रक्रिया है, मैनेजमेंट साइंस जो है, जिस तरह से प्रबंध किया जाता है, जो प्रोसेस होती है मैनेजमेंट करने की, उस तरह समझा जा सकता है। और तीसरा है तृतीय, प्रबंध प्रक्रिया मैनेजरियल प्रोसेस। इन तीनों तरीकों से हम समझ सकते हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि विभिन्न विद्वानों ने प्रबंध का विभिन्न अर्थों में प्रयोग किया है। 6वां प्रश्न है, प्रभावी प्रबंध के लिए नियोजन क्यों आवश्यक है? देखिए, प्रबंध का जो पहला कार्य है वो नियोजन है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ सबसे पहले होती है। जो प्रश्न आपको सबसे अच्छा आता है वो आप सबसे पहले करते हो, इसका मतलब सबसे अच्छी चीज़ सबसे पहले आती है। तो नियोजन क्यों आवश्यक है? उत्तर, नियोजन की आवश्यकता एवं महत्व। आज के गतिशील एवं प्रतिस्पर्धात्मक युग में नियोजन के अभाव में कोई भी संस्था अपने निर्धारित उद्देश्य एवं लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकती अगर ढंग से प्लानिंग नहीं करेगी तो। इसलिए नियोजन की आवश्यकता महसूस होती है। नियोजन की आवश्यकता एवं महत्व निम्न बिंदुओं से स्पष्ट किया जा सकता है। पहला, उद्देश्य या लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित होना। जब हम नियोजन कर लेते हैं तो हमारा उद्देश्य पहले से तय हो जाता है कि हमें अगले साल में करना क्या है, पूरे साल में क्या करना है, पूरे महीने में क्या करना है, तो हमारा ध्यान उस लक्ष्य पर केंद्रित हो जाता है। दूसरा है प्रतिस्पर्धात्मक शक्ति में सुधार। आज का जो जमाना है खासतौर से बिजनेस का, और या आप एजुकेशन की भी बात कर लें, आप आगे जाएंगे, आप उच्च अध्ययन करेंगे या हायर स्टडीज़ करेंगे, उसके बाद में कॉम्पिटिशन की तैयारी करेंगे, तो बहुत प्रतिस्पर्धा है। अगर हम ढंग से प्लानिंग नहीं करेंगे तो हम प्रतिस्पर्धा में पीछे रह जाएंगे। तो हमारी प्रतिस्पर्धात्मक शक्ति सुधारने के लिए नियोजन करना बहुत आवश्यक होता है। अधिकारों के प्रत्यायोजन में
सुविधा। प्रत्यायोजन का मतलब होता है डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण। तो डिसेंट्रलाइजेशन करने के लिए भी प्लानिंग का होना बहुत आवश्यक है। तो 5 ये इस तरह से हमने 3 जो इसकी जो विशेषताएं हैं जिसके बारे में बात कर रहे थे, विशेषताएं हो जाती है नियोजन की। अगला प्रश्न है 7वां, एक संगठन के प्रभागीय ढांचे डिविजनल स्ट्रक्चर से क्या अभिप्राय है। संगठन के विभिन्न ढांचों के बारे में आपने किताब में पढ़ा है, अपनी जानकारी की है, लेकिन आपसे सिर्फ प्रभागीय ढांचे के बारे में पूछा गया है। तो प्रभागीय ढांचे से क्या अभिप्राय है, मतलब इसका मतलब क्या होता है। प्रभागीय विभागीय संगठन ढांचे का अर्थ एवं परिभाषा इस प्रकार है, जब किसी उपक्रम अथवा संस्था को विभिन्न विभागों, विभिन्न डिपार्टमेंट्स एवं उप विभागों में विभक्त कर दिया जाता है तो विभागीय संगठन अथवा विभागीकरण संगठन कहलाता है। जैसे विपणन विभाग, उत्पाद विभाग, वित्त विभाग, सेवावर्गीय विभाग, इस तरह के विभाग किसी भी संस्था में होते हैं। जब भी आप किसी संस्था में जाएंगे तो इस तरह के विभाग आपको मिलते हैं और ये बहुत पॉपुलर जो तरीका है, बहुत पॉपुलर प्रारूप है ये किसी भी संगठन का। ये विभागीयकरण व्यवसाय की क्रियाओं को ध्यान में रखकर किया जाता है। ऐसा करते समय प्रत्येक कार्य उसके क्षेत्र को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाता है, यानी किस डिपार्टमेंट में क्या काम होगा और किस डिपार्टमेंट को किसके बाद में किससे फॉलोअप करना है, किससे फीडबैक लेना है। 8वां प्रश्न है, संगठन में नियुक्तिकरण की आवश्यकता क्यों होती है। किन्हीं 4 कारणों का उल्लेख कीजिए। तो संगठन में नियुक्तिकरण की आवश्यकता क्यों होती है। पहला, संगठन में नियुक्तिकरण की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से होती है। संसाधनों का अधिकतम एवं कुशलतम उपयोग करने के लिए, प्रबंध के अन्य कार्यों के प्रभावी कुशल निष्पादन, प्रबंध के अन्य कार्यों के कुशल निष्पादन के लिए, और योग्य कर्मचारियों की खोज में सहायक है, और कृत्य संतुष्टि के लिए, यानी जो जॉब सेटिस्फेक्शन है उसके लिए। 9वां प्रश्न है, अच्छे नेता के किन्हीं 6 गुणों का वर्णन कीजिए। कोई नेता है, लीडर जो होता है, खासतौर से हम पॉलिटिकल लीडर की बात इसमें पर्टिकुलर नहीं कर रहे हैं, जो लीडर होते हैं, बिजनेस लीडर होते हैं या सोशल लीडर होते हैं, उनके बारे में ये बात है। तो उनके 6 गुणों की बात की गई है। बहुत सारे गुण होते हैं, लेकिन क्योंकि प्रश्न की उत्तर की सीमा होती है इसलिए आपसे 6 ही पूछे गए हैं। एक सफल एवं अच्छा नेता बनने के लिए निम्नलिखित कुछ गुणों का संपन्न होना आवश्यक होता है। सबसे पहले बुद्धि एवं पांडित्य, यानी इंटेलिजेंस वो उसके पास होना चाहिए, यानी वो व्यक्ति इंटेलिजेंट होना चाहिए। दूसरा है संप्रेषण क्षमता, कम्युनिकेशन स्किल उसके पास होनी चाहिए। सुनने की क्षमता, कैपेसिटी टू हियर होना चाहिए, और लोगों को प्रेरित करने की क्षमता, एबिलिटी टू मोटिवेट अदर्स। 5वां है आत्मविश्वास और जिम्मेदारी की अनुभूति, सेंस ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। और 6ठा है निर्णय लेने की क्षमता। तो ये कई गुण होते हैं, 6 से अधिक होते हैं, लेकिन आपसे 6 पूछे गए हैं तो आपको इसके डिस्क्रिप्शन नहीं लिखना है, इसके बारे में विस्तार से नहीं जाना है, केवल 6 गुण लिखने हैं, क्योंकि आपके प्रश्न का जो उत्तर है वो इतना ही बनता है। इतने ही जो अंक हैं वो इसी प्रकार डिवाइडेड किए गए हैं। नियंत्रण किस प्रकार बेहतर समन्वय स्थापित करने में सहायक होता है। समन्वय में सहायक नियंत्रण संस्था के उद्देश्यों एवं संसाधनों में तालमेल स्थापित करता है, भौतिक संसाधनों को मानवीय मूल्यों के साथ समन्वित करता है। और इसका जो पूरा उत्तर होता है, क्योंकि 2 नंबर का है इसलिए इतना ही बनता है, और ये नियंत्रण करके संस्था की नीतियों एवं उद्देश्यों के समन्वय की स्थापना करता है। 11वां प्रश्न है, नियंत्रण में तरलता अनुपात और शोधन क्षमता अनुपात को किन्हीं 2 उदाहरणों द्वारा समझाइए। तरलता अनुपात की गणना व्यवसाय की अल्पकालीन देयता के निर्धारण के लिए की जाती है। इस अनुपात से ये पता चलता है कि कंपनी अपनी अल्पकालीन संपत्तियों से अपने अल्पकालीन दायित्वों का भुगतान करने के लिए सामर्थ्यवान है या नहीं है। चालू अनुपात और शीघ्र अनुपात इसके उदाहरण है। शोधन क्षमता अनुपात वे अनुपात जिनकी गणना कंपनी की दीर्घकालीन शोधन क्षमता की जांच करने के लिए की जाती है, शोधन क्षमता अनुपात कहलाते हैं। वित्तीय नियोजन का अर्थ समझाइए। नियोजन करते करते, क्योंकि जब डिवाइडेशन आगे बढ़ता है तो फिर आ जाते हैं वित्तीय नियोजन पर। तो वित्तीय नियोजन का अर्थ समझाएंगे। वित्तीय नियोजन का अर्थ वित्तीय क्रियाओं के पुनर्धारण से है ताकि संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति की जा सके। अन्य शब्दों में एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें उपक्रम के लिए पूंजीकरण तथा ढांचे के विषय में पहले से ही नियोजन किया जाता है। बाकर एवं बागन के अनुसार वित्तीय नियोजन वित्त कार्य से संबंधित है, जिसमें फर्म की वित्तीय नीतियों एवं वित्तीय कार्यविधियों का निर्धारण करना सम्मिलित है। 13वां प्रश्न है, प्राथमिक एवं द्वितीयक बाजार में निम्नलिखित आधारों पर अंतर्भेद कीजिए। प्राथमिक बाजार और द्वितीयक बाजार, उनमें आपको जो अंतर बताने हैं उसके भी पैरामीटर आपको दिए गए हैं, उन्हीं के आधार पर अंतर करना है। पहला है प्रतिभूतियों का विक्रय और दूसरा है मूल्य का निर्धारण। प्राथमिक और द्वितीयक बाजार में अंतर्भेद निम्नलिखित हैं। प्राथमिक बाजार में प्रतिभूतियों का विक्रय, इसमें केवल नई प्रतिभूतियों का विक्रय होता है, यानी प्राथमिक बाजार में केवल नई प्रतिभूतियों का विक्रय होता है, और द्वितीयक बाजार में पहले से मौजूद या पुरानी प्रतिभूतियों का विक्रय होता है। दूसरा अंतर है मूल्य का निर्धारण। इसमें प्रतिभूतियों के मूल्य का निर्धारण कंपनी के प्रबंध द्वारा किया जाता है, और द्वितीयक बाजार में प्रतिभूतियों का मूल्य निर्धारण अंश बाजार यानी पूंजी बाजार की मांग एवं पूर्ति घटकों द्वारा किया जाता है। तीसरा अंतर है निर्धारित स्थान। प्राथमिक बाजार का कोई निश्चित विशेष स्थान नहीं होता है, जबकि द्वितीयक बाजार का निश्चित विशेष स्थान स्कंद विपणि, जिसको हम स्टॉक मार्केट शेयर मार्केट बोलते हैं, वो होता है। 14वां प्रश्न है, पूंजी बाजार एवं मुद्रा बाजार के बीच अंतर करें।
देखिए बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, पूंजी बाजार और मुद्रा बाजार में क्या अंतर होता है। तो पूंजी बाजार का उद्देश्य स्थायी एवं दीर्घकालीन वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करना है, जबकि मुद्रा बाजार का उद्देश्य अल्पकालीन एवं कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं को पूरा करना है। और पूंजी बाजार जो के प्रमुख अंग समता, अंश पूर्वाधिकार, अंश ऋणपत्र एवं बॉन्ड्स आदि हैं, जबकि मुद्रा बाजार के प्रमुख अंग याचना राशि, कोषागार विपत्र, व्यापारिक विपत्र, वाणिज्यिक पत्र तथा जमा प्रपत्र होते हैं। अब बढ़ते हैं हम खंड सी की ओर, जो आपका सेक्शन सी है। इसमें 4-4 नंबर के 3 क्वेश्चन आएंगे जो 12 नंबर के होंगे। प्रश्न संख्या 17, 18, 19, 20 यानी 4 क्वेश्चन होंगे जो 3-3 नंबर के होंगे। इस तरह आपके 12 अंक बनेंगे इस सेक्शन से। संदेशवाहन को परिभाषित कीजिए। आधुनिक युग में संचार की उपयोगिता एवं महत्व का विवेचन कीजिए। देखिए प्रश्न के 2 हिस्से हैं। पहला हिस्सा है संदेशवाहन को परिभाषित कीजिए और आधुनिक युग में संचार की उपयोगिता एवं महत्व का विवेचन कीजिए। अब आपको समझिए इस प्रश्न को। यहाँ तक आपका उत्तर 1 नंबर का होगा, उसके आगे 2 नंबर का होगा। तो इसमें जो जितना हिस्से का उत्तर होता है उसमें उतना ही लिखना होता है ताकि आपको नंबर प्रॉपर मिल सके। संप्रेषण या संदेशवाहन का अभिप्राय एवं परिभाषाएं हैं। संदेशवाहन 2 शब्दों संदेश एवं वाहन के योग से बना है, इन दोनों को जोड़ के बनता है। प्रथम शब्द संदेश का अर्थ समाचार या सूचना से है। संदेश का मतलब समाचार या सूचना, आप सब समझते हैं। और द्वितीय शब्द वाहन का अर्थ भेजने के साधन से है। इस प्रकार संदेशवाहन का शाब्दिक अर्थ है समाचारों का संप्रेषण। अन्य शब्दों में एक व्यक्ति के विचारों एवं सम्मतियों से दूसरे व्यक्ति को अवगत कराना संदेशवाहन होता है। संप्रेषण संदेशवाहन को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है, इसकी परिभाषा बताएंगे कि डेविस के शब्दों में संप्रेषण वह प्रक्रिया है जिसमें संदेश एवं समझ को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाया जा सकता है। यानी मेरे विचार हैं, मेरा संदेश है, मैं जो समझाना चाह रहा हूं आपको, मैं आपको समझा दूं। अगर मैं समझा पा रहा हूं आपको तो ये हमारे बीच में चल रहा है, ये संदेशवाहन है, ये संप्रेषण है। चार्ल्स ई रेडफील्ड के अनुसार संप्रेषण से अभिप्राय उस व्यापक क्षेत्र से है जिसके माध्यम से मानव तथ्यों एवं सम्मतियों का आदान प्रदान करते हैं। मैं कुछ फैक्ट्स आपको बता रहा हूं, कुछ मेरी सम्मतियां, कुछ हमारी समझ है जिसमें हम सामान्य रूप से सहमत हो रहे हैं, वो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। ये हमारे बीच में एक कम्युनिकेशन है, ये संप्रेषण है। तो दूसरी परिभाषा ये है, टेलीफोन, तार एवं रेडियो अथवा इसी प्रकार के तकनीकी साधन संप्रेषण नहीं है, सीधा समझाने की बात होती है। संप्रेषण प्रबंध के ये संप्रेषण के साधन है, ये संप्रेषण नहीं है। संप्रेषण प्रबंध के एक महत्वपूर्ण कार्य के रूप में अथवा आधुनिक युग में संचार का महत्व, जो आपके 2 महत्व पूछे गए थे, जो प्रश्न का दूसरा हिस्सा था, अब उसका उत्तर है। संप्रेषण की भूमिका को इस प्रकार समझा जा सकता है। पहला है जो महत्व है, व्यवसाय का कुशल संचालन एवं प्रबंध। आधुनिक युग जटिलताओं का युग है। प्रत्येक कार्य की एक निर्दिष्ट विधि है जिसका पालन करना बहुत आवश्यक है, अन्यथा कार्य संचालन व्यवस्था में दिन प्रतिदिन बाधाएं उत्पन्न होती है। तो जो पहला महत्व है वो है व्यवसाय का कुशल संचालन एवं प्रबंध। सुचारू रूप से कार्य संचालन के लिए व्यवसाय के प्रत्येक अंग में कम्युनिकेशन होना चाहिए। मान लीजिए कि आपकी स्कूल की कभी छुट्टी और आपको बताया नहीं गया है, तो आप पहुंच जाएंगे उस दिन वहाँ पे। तो इसलिए, या कोई टीचर मान लीजिए कि लगातार एब्सेंट चल रहे हैं, उनके बारे में आपको सूचना नहीं दी गई, तो आप सोचेंगे कि मैं तो इसकी बुक लेके आया था, इसकी नोटबुक लेके आया था, इसकी प्रॉब्लम लेके आया था, ये सॉल्यूशन नहीं हो रहा है। ये संप्रेषण होता है। यानी अगर कुछ भी परिस्थिति है तो उसके बारे में संप्रेषित किया जाना चाहिए। न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन, ये कब हो पाएगा? जब हमारा संप्रेषण सही होगा। संस्था में न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन करने के लिए उत्पादन मशीनरी का निरंतर चलते रहना आवश्यक है और ये प्रॉपर कम्युनिकेशन से ही संभव होता है। जितना इसमें लिखा गया है वो आपको मिल जाएगा पीडीएफ में, इसलिए मैं पूरे उत्तर नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि पूरे उत्तर पढ़ने में बहुत समय लगेगा और उतना समय मैं सुनाऊँ आपको, इससे ज़्यादा बढ़िया कि आप खुद इसको पढ़ लें। मैं आपको समझा रहा हूँ कि किस किस टॉपिक वाइज, किस किस पॉइंट वाइज आपको उत्तर लिखना होता है। इसके बाद में है अगला पॉइंट, जो तीसरा है वो है विभिन्न विभागों, कार्यों, क्रियाओं में सहज समन्वय। यानी जो अलग अलग विभाग हैं, कार्य हैं, क्रियाएं हैं, उनमें आसानी से समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन हो जाना चाहिए। वो किससे होगा? वो संप्रेषण से होता है, वो कम्युनिकेशन से होता है। उसके बाद चौथा पॉइंट है शीघ्र निर्णय एवं क्रियान्वयन। आज के युग में प्रतिनिधियों से विचार विमर्श करके कर्मचारियों का सहयोग प्राप्त करना आवश्यक है, किंतु सुव्यवस्थित संप्रेषण पद्धति की अपनाने से विचार विमर्श शीघ्रगामी एवं सुगम हो जाता है। जब हमारे बीच में कम्युनिकेशन प्रॉपर होता है, बातचीत प्रॉपर होती है, किसी भी तरीके से हो, किसी भी माध्यम से हो, तब निर्णय लेना आसान हो जाता है। भ्रम एवं अज्ञानता का निवारण, जो अगला जो नंबर है आपका वो 5वां है, भ्रम एवं अज्ञानता का निवारण। संप्रेषण प्रणाली में भेजे गए संदेश के संबंध में हर समय ये भ्रम बना रहता है कि कहीं भेजे गए संदेश के बारे में कर्मचारियों में भ्रम उत्पन्न तो न हो जाए। इस बारे में W.H. वाइट ने भी कहा है कि संप्रेषण का सबसे बड़ा शत्रु भ्रम है। अगर भ्रम हो गया, बीच में कम्युनिकेशन गैप हो गया, ब्रेक हो गया, तो फिर उस संप्रेषण का कोई फायदा नहीं है, फिर निर्णय गलत होंगे।
18वां प्रश्न है, वित्तीय निर्णय के अंतर्गत निवेश संबंधी निर्णय का अर्थ बताइए एवं अल्पकालीन निवेश निर्णय को समझाइए। देखिए इसमें पूछा गया वित्तीय निर्णय के अंतर्गत निवेश संबंधी निर्णय जो होते हैं, उस निवेश संबंधी निर्णय में भी अल्पकालीन निवेश निर्णय, निवेश संबंधी निर्णय दो तरीके के होते हैं, आप जानते हो, दीर्घकालीन निवेश निर्णय और अल्पकालीन निवेश निर्णय। तो अब अल्पकालीन निवेश निर्णय के बारे में आपसे पूछा गया, तो पहले आपको बताना है कि निवेश निर्णय क्या होते हैं और उसके बाद में बताना है कि अल्पकालीन निवेश निर्णय क्या होते हैं। निवेश संबंधी निर्णय का अर्थ जो है वो है, वित्तीय निर्णय का तात्पर्य सर्वोत्तम वित्तीय विकल्प अथवा विनियोग विकल्प से है। निवेश संबंधी निर्णय का अर्थ एक वित्त प्रबंधक द्वारा अपनी संस्था में ऐसे निर्णय लेने से है कि कितने वित्तीय संसाधन उपलब्ध हैं और जो नहीं है उनकी उपलब्धता कैसे होगी, उनका निवेश कहाँ कहाँ किया जाए, कितने कोषों का निवेश स्थायी संपत्तियों में किया जाए, कितना निवेश चालू संपत्तियों में किया जाए, वो अपने निवेशकों को अधिकतम लाभ उपार्जित करा सके। इस प्रकार कहा जा सकता है कि निवेश निर्णय का संबंध इस प्रकार से होता है कि फर्म के कोषों को विभिन्न प्रकार की संपत्तियों में कैसे विभाजित किया जाए, यानी संस्था के पास कहाँ कहाँ से तो पैसे आएंगे, कहाँ कहाँ से तो कोष आएगा, उस कोष का विनियोजन, उस कोष का डिस्पर्शन जो होता है वो उसको कहाँ कहाँ उपयोग में लेना है, ये निर्णय करना वित्तीय निर्णय होता है। अब आगे का जो प्रश्न का हिस्सा है आपका वो है अल्पकालीन वित्तीय निर्णय। अल्पकालीन निवेश निर्णय का अर्थ व्यवसाय में स्कंद यानी स्टॉक या शेयर बाजार जिसको हम बोलते हैं, देनदार और रोकड़ की स्तर का निर्णय लेने से होता है। यानी अल्पकालीन निर्णय में क्या शामिल होता है, स्कंद, देनदार और रोकड़ यानी कैश के बारे में हम जो प्लानिंग करते हैं वो अल्पकालीन निवेश निर्णय होता है। इन संपत्तियों के विषय में निर्णय लेने का अर्थ व्यवसाय की दिन प्रतिदिन या दैनिक कार्रवाई का निर्णय लेने से होता है। यानी जो रोजमर्रा की चीज़ें होती है, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और उसकी बातें नहीं होती है, उसको हम अल्पकालीन निवेश निर्णय बोलते हैं, क्योंकि ये संपत्तियां दैनिक लेन देन से प्रभावित होती है। इस प्रकार एक वित्त प्रबंधक को चालू संपत्तियों का निर्णय लेना होता है तथा व्यवहार में वो अपने दैनिक कार्य का अधिकांश समय इन्हीं संपत्तियों के निर्णय लेने में लगाता है। अल्पकालीन का मतलब क्या होता है, जो रोजमर्रा की आवश्यकताओं की जो होती है उनके लिए, कि किसी को आज देनदारी कितनी है, आज कैश का कितना आने की संभावना है या कैश देने की संभावना किसको कितनी है, बैंक कितना जाएगा, बैंक से कितना लाना है, तो ये अल्पकालीन निवेश निर्णय होते हैं। स्कंद, शेयर बाजार, क्योंकि रोज आप जानते हो रोज बाजार ऊपर नीचे होता है, तो उसमें कितना पैसा इन्वेस्ट करना, कितना पैसा निकालना है, ये सब जो निर्णय होते हैं इसको हम अल्पकालीन निवेश निर्णय की श्रेणी में रखते हैं। 19वां प्रश्न है, अंश बाजार का अर्थ दीजिए, अंश बाजार के कार्यों को बताइए। देखिए अंश बाजार क्या होता है पहले ये बताना, इस प्रश्न के भी दो हिस्से हैं। अंश बाजार क्या होता है पहले ये बताओ और उसके बाद में अंश बाजार के 4 कार्य बताओ। कार्य बहुत सारे हैं लेकिन प्रश्न के उत्तर की सीमा है, इसलिए आपसे 4 कार्य पूछे गए हैं। अंश बाजार स्पंद विपणी केंद्र का अर्थ होता है, स्कंद विनिमय केंद्र का आशय ऐसे विपणी स्थल से है, विपणी का मतलब होता है जहाँ पे लेन देन होता है, जहाँ प्रतिभूतियों का विनियोग या सट्टे के लिए क्रय विक्रय किया जाता है, जिनका कि ऐसे स्थान पर पंजीकरण हो चुका है। यानी जहाँ पे शेयर आपके लेन देन होते हैं, जहाँ आपकी जो प्रतिभूतियाँ हैं जिनको हम सिक्योरिटीज़ बोलते हैं, उनका जहाँ पे व्यापार होता है, खरीदी होती है, बेचान होता है, ये सिर्फ उनका होता है जिनका उस केंद्र पे पंजीकरण हो रखा होता है। यानी जो शेयर बाजार है, उस शेयर बाजार में जिन प्रतिभूतियों का रजिस्ट्रेशन हो चुका होता है उन्हीं का लेन देन होता है, उन्हीं की खरीद बिक्री होती है। तो जो स्थान होता है जहाँ पे खरीद बिक्री होती है उसको हम विपणी स्थल कहते हैं। अन्य शब्दों में ये एक ऐसा सुसंगठित बाजार है जहां कंपनियों, जनोपयोगी संस्थाओं, अर्ध सरकारी निगमों, राजकीय उपक्रमों और सरकारी प्रतिभूतियों जैसे अंश, ऋण पत्र, बॉन्ड्स आदि का क्रय विक्रय होता है, जो मैं आपको समझा रहा हूं। स्कंद विपणी केंद्र की मुख्य परिभाषाएं निम्नलिखित हैं। हार्टले ब्रदर्स के अनुसार स्कंद विनिमय केंद्र एक बड़े गोदाम की तरह है जहां पर विभिन्न प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय किया जाता है। वहां एक कंपनी के शोरूम की तरह नहीं होता है, इसमें बहुत सारी कंपनियों की प्रतिभूतियां होती हैं जिनका लेन देन होता है। जब आप एक कंपनी का खरीद सकते हैं, दूसरे का बेच सकते हैं, दिन भर में कितने कंपनियों का खरीद बेच सकते हैं, तो एक बड़े गोदाम की तरह होता है। प्रतिभूति अनुबंध नियम अधिनियम 1956 के अनुसार स्कंद विनिमय केंद्र से आशय व्यक्तियों की ऐसी सम्मिलित संस्था से है जिसकी स्थापना प्रतिभूतियों के क्रय विक्रय एवं उनसे संबंधित व्यवहारों की सहायता, नियमन एवं नियंत्रण करने के उद्देश्य से की जाती है। एक ऐसी संस्था होती है जो किसी भी व्यक्तियों के द्वारा किए जाने वाला जो व्यवहार है, जो व्यापारिक व्यवहार है, उसका नियंत्रण किए जाने के लिए इसकी स्थापना की गई है। स्कंद विनिमय केंद्रों के कार्य या आर्थिक कार्य क्या हैं, जो आपसे 4 कार्य पूछे गए थे। स्कंद विनिमय केंद्रों के कार्य या आर्थिक कार्यों को इस प्रकार समझाया जा सकता है। पहला है बाजार उपलब्ध कराना। सबसे पहला काम क्या है, शेयर बाजार का पहला काम क्या है, शेयर मार्केट का सबसे पहला काम ये कि बाजार उपलब्ध कराओ, यानी वो एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराओ जहाँ पर आके हम ये काम कर सकते हैं। स्कंद विनिमय केंद्र का प्रथम कार्य व्यवसाय के लिए एक संगठित तथा नियमित बाजार उपलब्ध कराना है। दूसरा है ताकि, क्यों कराना है, वो संगठित बाजार इसलिए उपलब्ध कराना है ताकि प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय विनियोग किया जा सके, यानी इन्वेस्टमेंट भी कर सकें और क्रय विक्रय भी कर सकें।
दूसरा है विनियोक्ताओं के लिए प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों बाजार उपलब्ध हो सकें। प्राथमिक बाजार, आप जैसे हमने पहले चर्चा की थी इस लेक्चर में, प्राथमिक बाजार में नई प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय होता है और द्वितीयक बाजार में पुरानी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय होता है। तो शेयर मार्केट में दोनों तरह के काम होते हैं, प्रथम और द्वितीयक। तो प्राथमिक और द्वितीयक दोनों बाजार उपलब्ध हो सकें, ये शेयर बाजार का काम है। तीसरा है प्रतिभूतियों के विपणन हेतु नियमित बाजार मिले, यानी एक रेगुलर सिस्टमाइज मार्केट मिले, जैसा है ही हमारे देश में भी है कि जब भी आपको खरीदना होता है तो एक तय बाजार है। जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, वो एक शेयर बाजार है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, एक वो बाजार है। बड़े बड़े शहरों में और भी स्टॉक एक्सचेंज लोकल लेवल पे बनाए हुए हैं, वो भी हैं। तो वो कई तरह के इस तरह के बाजार हैं जहाँ पे हम प्रतिभूतियों का विपणन और लेन देन खरीद बिक्री कर सकते हैं। इस प्रकार स्कंद विनिमय केंद्र प्रतिभूतियों के क्रेता एवं विक्रेता से संपर्क करवाने के लिए नियमित एवं संगठित बाजार उपलब्ध कराते हैं। दूसरा जो काम था वो पहले काम के 3 हिस्से थे। अब दूसरा जो महत्व है, काम जो कार्य है, दूसरा कार्य है वो है नई प्रतिभूतियों का व्यापक वितरण। जो नई प्रतिभूतियां आएंगी, जो नए शेयर्स होते हैं, नए बॉन्ड्स होते हैं, उनका वितरण किया जाता है, किसी बाजार के माध्यम से किया जाता है, शेयर मार्केट से। जैसे आपने कई बार सुना होगा आईपीओ आ रहा है, LIC का आईपीओ आ रहा है, SBI का आईपीओ आ रहा है, पेटीएम का आईपीओ आया था। तो वो नई प्रतिभूतियों का वितरण होता है, आईपीओ बोलते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफर। तब नई प्रतिभूतियों का वितरण किया जाता है। स्कंद विनिमय केंद्र में केवल पुरानी प्रतिभूतियों का ही लेन देन नहीं होता, बल्कि नई कंपनियों की प्रतिभूतियों का भी क्रय विक्रय एवं अभिगोपन होता है। अभिगोपन का मतलब अंडर राइटिंग, जैसा आपने अपने अकाउंट्स के सब्जेक्ट में पढ़ा होगा, जिससे विनियोक्ता आकर्षित होता है और नई प्रतिभूतियों का बाजार में व्यवसाय शुरू हो जाता है। जैसे एक बार बाजार में इनका लेन देन शुरू होता है, खरीद बिक्री शुरू होती है, तो ये द्वितीयक बाजार में चली जाती है। पूंजी निर्माण करना, तीसरा जो कार्य है पूंजी निर्माण करना होता है। स्कंद विनिमय केंद्र अपनी सेवाओं द्वारा जनता की अल्प बचत को प्रतिभूतियों में विनियोग के लिए आकर्षित करते हैं, परिणामतः पूंजी का निर्माण होता है। चौथा कार्य है राज्य वित्त में सुविधा देना। स्कंद विनिमय केंद्रों के माध्यम से राज्य सरकारें अपने ऋण पत्रों, बॉन्ड्स और अन्य प्रतिभूतियों का विक्रय करके सुविधापूर्वक पूंजी जुटा सकती है और अपने नियोजन का क्रियान्वयन कर सकती है। सरकारों को भी पैसे की आवश्यकता होती है और सरकारों को पैसा ज़्यादातर टैक्स से मिलता है। जब उनके पास टैक्स का ऐसा लग रहा है कि विकास योजनाओं में टैक्स का पैसा कम पड़ रहा है, तो फिर अपनी प्रतिभूतियां जारी करती है, अपनी बॉन्ड्स और सिक्योरिटीज जारी करती हैं। वो भी स्कंद विनिमय केंद्रों के माध्यम से ही जनता को भेजे जाते हैं और वहाँ से पैसा एकत्रित किया जाता है। तो राज्य भी को जब आवश्यकता होती है, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, वो भी इन केंद्रों का उपयोग करते हैं। पांचवा, अतिरिक्त पूंजी प्राप्त करने में सहायक। विद्यमान संस्थाओं को अपनी योजनाओं को कार्यान्वित करने हेतु अतिरिक्त पूंजी को प्राप्त करने के लिए कंपनियां नए अंश निर्मित करती है, जिन्हें केंद्र के माध्यम से सरलतापूर्वक बेचकर अतिरिक्त पूंजी एकत्रित की जा सकती है। किसी भी एग्जिस्टिंग कंपनी जो पहले से अच्छा व्यवसाय कर रही है और उसको अतिरिक्त पूंजी की आवश्यकता है, तो अपनी सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स, शेयर्स जारी करके अतिरिक्त पूंजी की व्यवस्था कर सकती है इन केंद्रों के माध्यम से। 20वां प्रश्न है विज्ञापन के लाभों को समझाइए। एडवर्टीजमेंट तो आप समझते ही हैं, सब खूब देखते हैं विज्ञापन, सुबह से लेकर शाम तक। जब भी आप कुछ भी देखो, आप मोबाइल देखो, अखबार देखो, टीवी देखो, सब जगह विज्ञापन है। तो विज्ञापन जब इतना हमारे जनजीवन में घुल मिल गया है, तो उसका लाभ क्या है, वो विज्ञापन क्यों कंपनी क्यों करती है, या हमारे लिए कैसे वो फायदेमंद, देखते हैं। उत्तर आपको यही लिखना है। विज्ञापन का आशय सबसे पहले समझेंगे। सामान्यतः विज्ञापन का आशय विशेष जानकारी से है, किंतु आज के युग में विज्ञापन का अर्थ जनता को अपने निर्माण, यानी जो अपने गुड्स और वस्तुएं हैं या वस्तु के गुण एवं मूल्य की सूचना देकर धन विनियोग को प्रोत्साहित करने एवं विक्रय बढ़ाने के लिए मुद्रित शब्दों द्वारा व्यक्त या चित्रित एक विक्रय कला है। यानी जो एडवर्टीजमेंट है, ये एक विक्रय कला है। आप किसी भी तरीके से विक्रय करने के लिए, विनियोग करने के लिए, पैसा इन्वेस्ट करने के लिए, अब उसके वस्तु के गुण बताओ, चाहे उसकी विशेषताएं बताओ, कुछ भी बता करके आप किसी व्यक्ति को इस चीज़ के लिए प्रेरित कर सकते हैं कि आप पैसा लगाइए इसमें, तो ये आपका सफल विज्ञापन होता है। विज्ञापन के लाभ हैं। सबसे पहला जो लाभ है वो है वस्तुओं की मांग में वृद्धि। विज्ञापन में वह चुंबकीय शक्ति होती है जो उपभोक्ताओं की रुचि एवं इच्छा को वास्तविक रूप से बढ़ा देती है। यानी आप भी अगर याद करेंगे तो आपको पता लगेगा कि बहुत सारे विज्ञापन देख के हमारी भी इच्छा होती है कुछ खरीदने की, ये तो हमें भी खरीदना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे एग्जाम दे लूँ पहले, फिर ये खरीदूंगा, फिर ये करूँगा, फिर वो चीज़ लाऊंगा, फिर ये कपड़े लाऊंगा, फिर ये जूते लाऊंगा। ये कैसे होता है? ये विज्ञापन के माध्यम से हमारे जो मेंटल कंडीशनिंग वो की जाती है और हम नए नए सामानों में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते हैं एज ए ग्राहक। उत्पादन में वृद्धि। विज्ञापन से वस्तुओं की मांग में वृद्धि होती है, जिसके कारण दीर्घ स्तर पर उत्पादन संभव होता है। बड़ी मात्रा में उत्पादन होने से प्रति इकाई लागत कम हो जाती है। जैसे मान लीजिए कि हम बहुत सारे लोगों के पास विज्ञापन पहुंचाए तो बहुत सारी डिमांड आएगी, बहुत सारी डिमांड आएगी तो बहुत सारा उत्पादन होगा, और बहुत सारा उत्पादन जब होता है तो आप सब जानते हैं, कॉस्टिंग जब आपने पढ़ी थी उसमें पढ़ा होगा कि जो फिक्स कॉस्ट होती है वो बराबर होती है, वो फिक्स रहती है, और उसके बाद जैसे जैसे इकाइयाँ बढ़ती जाती है तो प्रति इकाई लागत जो वेरिएबल कॉस्ट है वो कम होती जाती है। तो जो टोटल कॉस्ट है वो भी कम हो जाती है। फिक्स प्लस वेरिएबल मिला के टोटल कॉस्ट होती है, टोटल कॉस्ट भी कम हो जाती है जब उत्पादन इकाइयाँ बहुत सारी बढ़ जाती है। तो ये अल्टीमेटली विज्ञापन का फायदा होता है।
तीसरा फायदा है उत्पाद में वितरण की लागत में कमी। विज्ञापन उपभोक्ताओं की इच्छा को आवश्यकताओं में परिवर्तित करके मांग का सृजन करता है, जिससे उत्पादन स्वतः ही अधिक मात्रा में होता है। देखिए उत्पाद ज़्यादा हो गया है, आपके पास प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया है। पहले आप 10 पीस मंगा रहे थे, अब 20 पीस मंगा रहे हैं या 100 पीस मंगा रहे हैं। मान लीजिए इसके लिए एक ट्रक को आना पड़ता था, एक पिकअप को आना पड़ रहा था, वो पिकअप आपका 10 पीस लेके आ रहा था, अब आपका 40 पीस लेके आ रहा है। तो उत्पादन की जो वितरण प्रणाली है उसके में भी खर्चा कम हो जाता है, ये भी विज्ञापन का फायदा होता है। अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा की समाप्ति। व्यवसायिक जगत में विषम प्रतिस्पर्धा है। व्यापारी अथवा उद्योगपति विज्ञापन द्वारा ही अपने व्यापार अथवा उद्योग के बारे में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा का मतलब है कि जो नेगेटिव चीज़ें होती है उनको हम बड़ा कर, जैसे मैं कोई व्यापारी हूँ, मैं दूसरे व्यापारी के बारे में नेगेटिव चीज़ें फैलाऊँ और उसके बारे में उनसे कहूँ कि उनसे वो तो बेकार हैं, वो तो मिलावटी सामान बेचते हैं, ऐसा कुछ भी जो नेगेटिव हो उनके बारे में वो बेच करके मैं अपना व्यापार बढ़ाता हूँ, तो ये अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा है। अब इससे विज्ञापन कैसे मदद करेगा? मैं अपनी अच्छाई बताऊंगा विज्ञापन में। अब विज्ञापन में कोई अपनी बुराई बताएगा नहीं, तो मैं अपनी अच्छाई बताऊंगा मेरे विज्ञापन में, और जो मेरा प्रतिस्पर्धात्मक व्यापारी है वो अपनी जो अच्छाई है वो अपने विज्ञापन बता देगा। तो जनता के पास या उपभोक्ताओं के पास दोनों की अच्छाइयाँ प्राप्त हो जाएगी, इसलिए जो उसको जहाँ से अच्छा लगेगा वो वहाँ से प्राप्त कर सकता है। तो इससे अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा का अंत हो जाता है। लाभ में वृद्धि, प्रतिस्पर्धा का अंत हो गया है। लागत वितरण में, जो वितरण लागत है किसी भी वस्तु की, उसमें कमी आ गई है। प्रति इकाई लागत में कमी आ गई है और बिक्री बढ़ गई है। तो अल्टीमेटली जब बिक्री बढ़ती है, लागत कम हो जाती है, तो लाभ ही बढ़ता है। ये तो आप समीकरण जानते ही हैं। तो विज्ञापन के माध्यम से लाभ में वृद्धि होती है। पुनः विनियोजन, जब लाभ बढ़ जाएगा, पैसा आपके पास अतिरिक्त बच रहा है, तो इन्वेस्टमेंट आगे करेंगे, बढ़ाने की कोशिश करेंगे, उत्पादन बढ़ाने की कोशिश करेंगे, बिक्री बढ़ाने की कोशिश करेंगे, या हमारी जो व्यवस्था है, जो हमारा विक्रय केंद्र है, उसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो पुनः विनियोग है, विज्ञापन व्यवसाय का विकास करने में पूर्ण योगदान देता है। इसका कारण यह है कि विज्ञापन करने से बिक्री में वृद्धि होती है एवं उत्पादन लागत में कमी आती है। तो उत्पादन लागत में कमी हुई, जो पैसा बचेगा उससे हम नई मशीनरी ला सकते हैं, नया जो रॉ मटेरियल की आवश्यकता है वो ज़्यादा ला सकते हैं। सातवां है श्रेष्ठ मध्यस्थ। विज्ञापन के कारण विज्ञापनदाता के संबंध में अधिकाधिक मध्यस्थों को जानकारी मिल जाती है। इसी प्रकार वे उसका माल बेचने में रुचि लेते हैं। जब आपको विज्ञापन देख के किसी व्यापारी को ऐसा लगता है कि ये बहुत अच्छी चीज़ है, नई आई है, बेहतर है, जो पहले मैं बेच रहा हूँ उससे बेहतर है, तो खुद उसका मध्यस्थ बनने की कोशिश करता है और बन जाता है। तो आसानी से अच्छे विज्ञापन के बाद मध्यस्थ मिल जाते हैं। आठवां है वस्तुओं के प्रति विश्वास। प्रभावशाली विज्ञापन करने से ग्राहकों का वस्तु विशेष में विश्वास पैदा हो जाता है। ग्राहकों के दिमाग में उत्पन्न होने वाले संदेहों को विज्ञापन की सहायता से दूर भी किया जा सकता है, क्योंकि जो विज्ञापन में जो सेलिब्रिटीज़ आती हैं उनको देख करके हमारे दिमाग में, दिल में विश्वास होता है कि अगर यही कह रहे हैं और अगर यही यूज कर रहे हैं तो हमारे बीच में विश्वास उनके प्रति उत्पन्न होता है। किसी भी उत्पाद के बारे में, किसी भी व्यक्ति को देखने के बाद में आपको विश्वास उत्पन्न होता है कि मैं बेहतर कर रहा हूँ। उसके बाद में है सेक्शन डी, जिसका प्रश्न संख्या 21 से 23 तक है। प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का है और ये 3 प्रश्न होंगे, तो 12 नंबर का ये आपका सेक्शन डी होगा। किसी संगठन में कर्मचारियों का प्रशिक्षण क्यों आवश्यक है? किन्हीं 6 कारणों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। देखिए, अनेक तरह की संस्थाएं चलती है, आप सब जानते हैं। व्यापारिक संस्थाएं भी होती है, शैक्षिक संस्थाएं भी होती है, या सर्विस सेक्टर की जो संस्थाएं होती है, बैंक्स होते हैं, उन सब में कर्मचारी जाते हैं और सबकी जो व्यवस्था होती है कार्य करने की स्किल्स, टेक्नोलॉजीज होती है, वो अलग अलग होती है। और कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होता है जो सारी संस्थाओं की स्किल्स और टेक्नोलॉजी जानता हो, तो उनको प्रशिक्षण देना होता है, उनको ट्रेनिंग देनी होती है। तो आपसे ये पूछा गया है कि प्रशिक्षण देने की आवश्यकता क्यों होती है, तो इसके बारे में आपसे 6 कारण पूछे गए हैं। पहला कारण है प्रशिक्षण की आवश्यकता एवं महत्व। कर्मचारियों की प्रशिक्षण की आवश्यकता एवं महत्व प्रत्येक संस्था के लिए होती है, क्योंकि कर्मचारियों में स्किल वो उत्पन्न करना होता है जिस स्किल की आवश्यकता उनको होती है। कर्मचारियों से कुशलतापूर्वक कार्य तभी करवाया जा सकता है जब उनको यथासंभव प्रशिक्षण दिया गया हो। इस प्रकार वर्तमान परिवर्तनशील परिस्थितियों, नवीनतम कार्य पद्धतियों को ध्यान में रखते हुए कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना अत्यंत आवश्यक होता है। जैसे मान लीजिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, उसके बाद में न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बाद में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। स्किल बेस्ड, जो अब आप आगे पढ़ेंगे जब आप कॉलेज में आएंगे 12वीं पास करने के बाद में, तो स्किल बेस्ड आपका एजुकेशन होने वाला है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड होने वाला है, लर्निंग आउटकम बेस्ड होने वाला है। तो ऐसे बारे में जब टीचर्स को प्रशिक्षण दिया जाएगा तो प्रशिक्षण आवश्यक है, क्योंकि नवीन पद्धतियाँ हैं जिनके बारे में प्रशिक्षण के द्वारा ही किसी को समझाया जा सकता है। संक्षेप में प्रशिक्षण की आवश्यकता एवं महत्व के कारणों को इस प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है। पहला है संगठन में स्थिरता। प्रशिक्षण कर्मचारी संगठन में स्थिरता लाने में बहुत सहायक होते हैं। यानी कोई भी संस्था होती है, उस संस्था के अंदर अगर कर्मचारी प्रशिक्षित हैं, स्किल्ड हैं, तो संस्था उनको रखना चाहती है, और क्योंकि किसी काम के प्रति वो स्किल्ड हैं, इसलिए उस स्किल्ड काम को करने में जो उनको फ़ायदा होता है, किसी संस्था को फ़ायदा होता है। बार बार जिसको हम बोलते हैं चर्न रेट कम करने के लिए
ट्रेंड लोगों को रखना चाहती है संस्था, उसमें से कर्मचारी भी जाना नहीं चाहते हैं और उसके बाद जो संस्था होती है वो भी कर्मचारियों को बाहर नहीं भेजना चाहते हैं। प्रशिक्षित कर्मचारी अपने विभाग के अतिरिक्त आवश्यकता पड़ने पर अन्य विभागों में भी आसानी से काम कर सकते हैं। दूसरा है उत्पादन की मात्रा एवं किस्म में वृद्धि। प्रशिक्षण के द्वारा कर्मचारियों की चातुर्य एवं योग्यता में वृद्धि होती है। इसका परिणाम प्रत्यक्ष रूप से श्रमिकों की उत्पादन क्षमता पर पड़ता है। यानी कोई भी संस्था जो होती है उसमें जो उसकी चातुर्यता होती है, उसकी स्किल होती है, उसकी इंटेलिजेंसी जो होती है, उसका प्रभाव उत्पादन पर पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। अब जो इम्पोर्टेंस है, तीसरी इम्पोर्टेंस जो है इसकी प्रशिक्षण की, वो है मानव शक्ति की आवश्यकता की पूर्ति। एक संस्था में कई प्रकार की योग्यताओं, ज्ञान और कुशलता वाले व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, जबकि आजकल की शिक्षा पद्धति व्यावसायिक संस्थाओं की आवश्यकता अनुसार प्रशिक्षित कर्मचारी उपलब्ध कराने में सर्वथा अनुपयुक्त है। बड़ी ट्रेजेडी है कि जो संस्थाएं होती है, जो ट्रेनिंग सेंटर्स और एजुकेशनल सेंटर्स होते हैं, वो आवश्यकता के अनुसार उपलब्ध नहीं कराते हैं। इसलिए उनको फिर जब संस्था में आ जाते हैं तब उनको ट्रेनिंग देने की आवश्यकता पड़ती है। चौथा है इम्पोर्टेंस जो इसका है, मनोबल ऊंचा होना। प्रशिक्षण से कर्मचारियों का मनोबल ऊंचा होता है। वे कार्य करने की श्रेष्ठ विधि को सीखते हैं। इससे उनकी कार्यक्षमता में वृद्धि हो जाती है। उन्हें अपने काम से संतुष्टि होती है। क्योंकि वो किसी स्किल के प्रति पूर्ण समर्पण से काम करते हैं। उनके पास ऐसा लगता है कि मेरे पास ये बहुत अच्छी जानकारी इसके बारे में और मैं आई कैन डू ऑल, मैं इस काम को कर सकता हूँ अच्छे से। तो उनका जो मनोबल होता है वो हमेशा ऊंचा रहता है। पांचवा है विकास एवं विस्तार। जो महत्व है वो है विकास एवं विस्तार। प्रशिक्षण से संस्था के विकास एवं विस्तार की प्रबल संभावनाएं उत्पन्न होती है। इससे प्रत्येक व्यक्ति की ज्ञान, चातुर्य, क्षमता एवं परिवर्तनों के प्रति अनुकूलता बढ़ती है। फलस्वरूप संस्था की भावी विकास एवं विस्तार का रास्ता खुल जाता है। देखिए, कोई भी संस्था की सफलता होती है उसके कर्मचारियों पर निर्भर करती है। कोई संस्था मशीनों से या कंप्यूटरों से या बिल्डिंगों से नहीं चलती है, वो उसके कर्मचारियों से चलती है। तो कर्मचारी अगर अच्छे हैं, प्रशिक्षित हैं, मनोबल उनका ऊंचा है, तो संस्था की सफलता भी प्राप्त होती है और उसका विकास और विस्तार भी लगातार चलता रहता है। अगला जो है, छठा महत्व है प्रबंधकों को लाभ। प्रशिक्षित कर्मचारी से प्रबंधकों को बहुत अधिक लाभ होता है, क्योंकि कर्मचारी अपने कार्य में दक्ष और कुशल हो जाते हैं। यानी वो अपने कार्य के स्किल्ड हो जाते हैं, अपने काम में वो इंटेलिजेंट हो जाते हैं, इसलिए काम बेहतर तरीके से कर पाते हैं। सातवां है कर्मचारियों की गतिशीलता में वृद्धि। जो उनकी स्पीड होती है काम करने की, वो बढ़ जाती है जब उनके पास प्रॉपर जानकारी होती है। प्रशिक्षण कर्मचारियों का वैयक्तिक विकास करता है, उनको कार्य के प्रति उपयुक्त बनाता है और उनकी पदोन्नति के द्वार खोलता है। अब अच्छा काम करोगे, अच्छा जो आपकी रिपोर्ट होती है, एनुअल जो रिपोर्ट होती है या आपकी जो प्रोग्रेस रिपोर्ट होती है, तो आपका प्रमोशन हो जाता है। आप जैसे 9 से 10th में आ गए, 10 से 11th में आ गए, 11 से 12th में आ गए और अब 12th से कॉलेज में जाओगे, अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है तो। परफॉर्मेंस अच्छी कब होगी? जब आपकी तैयारी अच्छी है, जब आपकी स्किल अच्छी है, जब आपकी नॉलेज अच्छी है, जो आपकी है, तो अब आप आ जाओगे कॉलेज में। उसके बाद तो कार्यक्षमता में सुधार करने के लिए भी ट्रेनिंग दी जाती है। कार्यक्षमता में जो इसका इंपॉर्टेंस है, कार्यक्षमता में सुधार करने के लिए प्रशिक्षण के द्वारा नए कर्मचारियों को ही उचित कार्यक्षमता प्राप्त करने में सहायता नहीं मिलती है, अपितु पुराने कर्मचारियों को भी अपनी कार्यक्षमता की सुधार करने में बड़ी सावधानी मिलती है। बीच ने कहा है कि प्रशिक्षण कर्मचारियों की कार्यक्षमता के स्तर को बढ़ाने में सक्षम होता है। देखिए, हर आदमी कुछ ना कुछ करने में सक्षम तो होता है। वो कम तरीके से करता है, वो धीमी गति से करेगा, वो बेहतर तरीके से नहीं कर पाएगा, हल्का काम करेगा, बिगाड़ देगा, लेकिन कुछ तो करेगा। लेकिन जो दक्षता बढ़ती है, जो स्किल बढ़ती है, जो आदमी किसी व्यक्ति को दक्ष बनाया जाता है, वो ट्रेनिंग के द्वारा ही बनाया जा सकता है। जैसे आपको अभी रोटी बनाने के लिए बोले तो रोटी तो आप बना दोगे, हो सकता है आप मम्मी जैसी नहीं बना पाओ, लेकिन बना तो दोगे। इसका मतलब आप काम तो कर सकते हो पर दक्ष नहीं हो, स्किल्ड नहीं हो। तो ये जब आपको ट्रेनिंग दी जाएगी इस बारे में, तो आप दक्ष हो जाओगे, स्किल्ड हो जाओगे, तब ये काम बेहतर तरीके से कर पाएंगे। आधुनिक तकनीकों का प्रयोग। प्रशिक्षण देते समय कर्मचारियों को नवीनतम तकनीकों से परिचित कराया जाता है। वे स्वयं भी उत्पादन तकनीकों में सुधार एवं विकास करते हैं। नई नई टेक्नोलॉजीज बताई जाती है रिफ्रेशमेंट कोर्स के रूप में। तो ये सब महत्व थे प्रशिक्षण के। अब हमारा 22वां प्रश्न है। देखिए, एक चीज़ आपको पता है, वैसे भी ध्यान रखिए कि 21, 22 और 23 जो डी खंड होता है आपका, उसमें ऑप्शनल क्वेश्चन आते हैं। यानी आपको अथवा में प्रश्न दिए जाएंगे, यानी 6 प्रश्न दिए जाएंगे, जिनमें से 3 करने होते हैं। तो 3 करने होते हैं, इसलिए हमने 3 के उत्तर यहाँ पर दिए हैं, क्योंकि ये मॉडल पेपर है और आपको 3 प्रश्न के उत्तर देने हैं, इसलिए 3 प्रश्नों के उत्तर देखिए हमने यहाँ दिखाए हैं। आपके पास ऑप्शन आएंगे, 6 प्रश्नों में से 3 करने होते हैं, यानी प्रश्न संख्या 21 में 2 आएंगे, 22 में 2 आएंगे और 23 में 2 आएंगे। किसी उत्पाद प्रोडक्ट के वितरण माध्यम के चयन निर्धारित करने वाले विभिन्न घटकों को संक्षेप में समझाइए। कोई भी उत्पाद जो कोई कंपनी बना रही है, उस कंपनी उस कंपनी का जो प्रोडक्ट है या कुछ सेवाएं हैं, उसका वितरण किस माध्यम से किया जाता है? उसका वितरण इस माध्यम से किया जाता है, अलग अलग तरीके हैं वितरण माध्यम के। तो उसको जो वितरण माध्यम तय होता है,
वो किस आधार पर तय होता है, उसका वितरण माध्यम का जो चयन किया जाता है, जो फैसला होता है उसको तय करने का, वो किन किन आधारों के आधार पर होता है, उनके बारे में आपसे प्रश्न पूछा गया कि वो कौन से आधार होते हैं, वो कौन से घटक होते हैं जो किसी उत्पाद या किसी सेवा का वितरण माध्यम चयन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। देखिए उन्हीं के बारे में बात करेंगे। वितरण माध्यम के चयन के अंतर्गत घटक, वितरण के उपयुक्त माध्यम का चयन करते समय ध्यान में रखे जाने वाले घटक इस प्रकार हैं। सबसे पहले ग्राहक के प्रकार। सबसे पहला घटक यह है कि आपका ग्राहक किस तरह का है। वस्तु के ग्राहक उपभोक्ता हैं या औद्योगिक। उपभोक्ता और औद्योगिक में अंतर ये होता है कि उपभोक्ता वो होते हैं जो किसी वस्तु का या किसी सेवा का उपभोग कर लेते हैं, यानी जो अंतिम उपभोग उसका कर लेते हैं। व्यापारी या औद्योगिक घराने वो होते हैं जो उसका उपभोग नहीं करते हैं, व्यापार करते हैं, खरीदते हैं, बेचते हैं। तो ये दोनों तरीकों में से आपको देखना पड़ेगा कि इन दोनों में से आपका ग्राहक कैसा है। यदि उपभोक्ता ग्राहक है तो फुटकर व्यापारी या प्रत्यक्ष विक्रय किया जा सकता है। इसके विपरीत औद्योगिक वस्तुओं के ग्राहक होने पर वस्तु सीधे एजेंट या थोक व्यापारी के माध्यम से बेची जा सकती है। क्रय की बारंबारता, यानी जो आपकी वस्तु है वो कितनी बार खरीदते हैं। जैसे दूध है रोज खरीदते हैं, नमक है 1 महीने में कई बार खरीदते हैं, सब्जी रोज खरीदते हैं। तो इस तरह देखना ये पड़ेगा कि जो आपका वस्तु या सेवा है उसकी क्रय की बारंबारता कितनी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ परचेज कितना होता है। यदि वस्तुएं दैनिक उपयोग की है और बार बार उपयोग की जाती है, जैसे घरेलू उपयोग का सामान, पेट्रोल, डीजल आदि, तो अधिक मध्यस्थों का चयन करना पड़ेगा। जबकि ऐसी वस्तुएं जो यदा कदा क्रय की जाती हैं, जैसे टीवी, फ्रिज, कंप्यूटर, सजावट के सामान, तो इनका प्रत्यक्ष विक्रय संभव होता है। इसके बाद में तीसरा जो आधार है वो है क्रेताओं की संख्या। खरीदने वाले लोग कितने हैं। यदि क्रेताओं की संख्या अत्यधिक है तो अधिक मध्यस्थों की आवश्यकता होती है। जैसे आटा है, आटा तो खरीदने वाले कितने लोग हैं, जितने लोग हैं सारे खरीदते हैं। सारे खरीदते हैं इसलिए मोहल्ले की हर दुकान पर आटा मिलता है किराना स्टोर पे। अगर आप किसी शहर में, किसी गांव में, जहाँ भी आप रहते हैं, वहाँ पता करेंगे तो सबसे ज़्यादा दुकानों पे आटा मिलता है, क्योंकि खरीदने वाले सबसे ज़्यादा आटे के। ये कपड़े की दुकानें कम होती है क्योंकि कपड़ा हम रोज़ नहीं खरीदते हैं, या टीवी, फ्रिज, कूलर की दुकानें कम होती है क्योंकि हम रोज़ नहीं खरीदते हैं। तो ये इस पर भी डिपेंड करता है क्रेताओं की संख्या कितनी है। इसी आधार पर मध्यस्थ का चयन या जो वितरण माध्यम है उसका चयन किया जाता है। चौथा है ग्राहकों का संकेंद्रण। जो उनका सेंट्रलाइजेशन होता है वो कैसे होता है, उसकी व्यवस्था क्या है। ग्राहकों का संकेंद्रण, जब किसी वस्तु के ग्राहक निश्चित क्षेत्र में ही केंद्रित हों तो प्रत्यक्ष विक्रय किया जा सकता है। इसके विपरीत जब ग्राहक विभिन्न क्षेत्रों में फैले होते हैं तो अप्रत्यक्ष प्रणाली को अपनाया जा सकता है। देखिए डायरेक्ट मार्केटिंग तब होती है जब ग्राहक आपके संग केंद्रित हों। जैसे बहुत महंगी वाली कारें आती हैं जिनको 2-2, 3-3 करोड़ रुपए की कार आती है, उनके शोरूम छोटे शहरों में नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि उनके ग्राहक संकेंद्रित हैं या वो वहाँ पहुँच जाएंगे। हवाई जहाज़ के शोरूम नहीं होते हैं, वो जहाँ कंपनी बनाती है वहीं से खरीदना होता है। क्यों? क्योंकि उनके ग्राहक संकेंद्रित हैं। अगर कोई ग्राहक है जो खरीदने वाला, वो वहीं पहुंच जाता है, उसको ग्राहक के पास पहुंचने की आवश्यकता उन कंपनियों को नहीं होती है। पांचवा है आदेशों का आकार। यदि आदेश कम किंतु बड़ी मात्रा में आते हैं तो प्रत्यक्ष विक्रय के तरीकों को अपनाना चाहिए। इसके विपरीत यदि आदेश बहुत अधिक आते हैं किंतु उनकी मात्रा कम होती है तो थोक व्यापारियों की सहायता लेनी चाहिए। देखिए 2 तरीके से आदेश आते हैं। ऑर्डर बहुत सारे आते हैं पर क्वांटिटी कम होती है, ऑर्डर कम आते हैं पर क्वांटिटी बड़ी होती है। तो ये भी तय करता है कि किस तरीके का वितरण माध्यम हमें चुनना है। तो यदि आदेश कम किंतु बड़ी मात्रा में आते हैं तो प्रत्यक्ष विक्रय हो सकता है, डायरेक्ट सेलिंग हो सकती है कि 10 ऑर्डर आएंगे और बड़ा बड़ा सामान होगा तो एक जगह से भेजा जा सकता है। लेकिन ऑर्डर 100 आएंगे और सामान 10 के बराबर बिकेगा तो फिर भी ये दूसरे तरीके के हमें मध्यस्थ चुनने पड़ेंगे। छठा आधार है वस्तु की प्रकृति। वस्तुओं की प्रकृति नाशवान, टिकाऊ एवं तकनीकी आदि होती है। इनके वितरण हेतु उपयुक्त चुनाव करते समय कुछ बातें ध्यान देने की है। जैसे दूध है, ये नाशवान प्रकृति के होते हैं। फूल होते हैं नाशवान प्रकृति के होते हैं, यानी इनकी लाइफ बहुत कम होती है, इसलिए इनका वितरण माध्यम होता है अलग तरीके का हो सकता है। जैसे आपने चॉकलेट देखी होगी, चॉकलेट बहुत जल्दी मेल्ट होती है, ख़राब हो जाती है। तो उनके लिए जिस वितरण माध्यम में आते हैं, वो जिस कंटेनर में आते हैं, वो भी एयर कंडीशनड होता है। या जैसे मक्खन आता है, कई चीज़ें होती है ऐसी जो हमेशा एयर कंडीशनिंग के साथ ही चलती है। प्रति इकाई लागत। यदि वस्तुओं की प्रति इकाई लागत कम है तो मध्यस्थों की लंबी श्रृंखला का चुनाव करना होगा। इसके विपरीत महंगी वस्तुओं जैसे हीरे जवाहरात की वस्तुओं के विक्रय के लिए प्रत्यक्ष विक्रय या कम से कम संख्या में मध्यस्थों की आवश्यकता होती है। उत्पाद की तकनीकी प्रकृति। यदि वस्तु तकनीकी प्रकृति का है और विक्रय के पहले तथा बाद में सेवा की आवश्यकता होती है तो वस्तु का वितरण प्रत्यक्ष प्रणाली या माध्यम से किया जाता है। इसके लिए निर्माता कुछ विक्रेताओं की नियुक्ति कर लेते हैं जो ग्राहकों को वस्तु की तकनीकी बातें बताते हैं। 9वां आधार है वित्तीय साधन। निर्माणी संस्था के वित्तीय साधन कम होने पर मध्यस्थों की सेवा का लाभ उठाया जा सकता है, अन्यथा संस्था अपनी प्रत्यक्ष वितरण प्रणाली को विकसित
कर सकती है। निर्माणी संस्था यानी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होती है, दो तरह की यूनिट होती है, आप जानते हैं, सर्विसेज यूनिट होती है और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होती है। तो अगर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो किसी उत्पाद का निर्माण कर रही है तो वित्तीय संसाधन कम होने पर मध्यस्थों की सेवा का लाभ उठाया जा सकता है, अन्यथा संस्था अपनी प्रत्यक्ष वितरण प्रणाली को विकसित कर सकती है। अगर संस्था के पास व्यवस्था नहीं है तो दूसरे का यूज कर सकती है, मध्यस्थ बना सकती है, मीडिएटर्स बना सकती है, किसी भी तरीके से यूज कर सकती है। खुद के पास संसाधन, वित्तीय संसाधन मजबूत हैं तो खुद ही अपने स्तर पर बेच सकते हैं। 10वां है संस्था की परंपरा। यदि संस्था की परंपरा अपने उत्पादों को प्रत्यक्ष उपभोक्ताओं को बेचने की है तो अप्रत्यक्ष माध्यम या प्रणालियों का चयन करना ठीक नहीं है। इसके विपरीत पहले से ही अधिक मध्यस्थों की सेवाएं ली जाती रही हैं तो अप्रत्यक्ष वितरण ही उपयुक्त रहेगा। 11वां आधार है जो मतलब मीडिएटर्स तय करने का है, वो है इच्छित मध्यस्थों की उपलब्धता। यानी जो आप चाह रहे हैं, जिस तरह का वितरण माध्यम आप चाह रहे हैं वो हो भी तो सही बाजार में, वो आपको मिले भी तो सही। तो ये एक आधार है कि अगर ये मिलेंगे तो आप रखोगे, अगर नहीं मिलेंगे तो नहीं रखोगे। एक निर्माता को जिस प्रकार के मध्यस्थों की आवश्यकता है उसी प्रकार के मध्यस्थ मिलने भी चाहिए। जैसे यदि एक निर्माता एक मात्र वितरक चाहता है और उसको ऐसे मध्यस्थ नहीं मिलते हैं तो उसको अपने वितरण माध्यम में आवश्यक परिवर्तन करना होगा। जो आप सोच रहे हैं वैसे व्यक्ति या वैसी संस्थाएं जो आपके वितरण माध्यम में मदद करें वो नहीं मिली तो फिर आपको अपने वितरण माध्यम का चयन ही बदलना पड़ेगा। 12वां आधार है वितरण लागत। वितरण लागत में वृद्धि अधिक मूल्य का कारण बनती है, तो वितरण लागत पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। वितरण की जो लागत है, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है, वो वृद्धि अधिक मूल्य का कारण बनती है। यानी अगर वितरण माध्यम इस तरह चुन लिया गया है कि वो कॉस्ट बढ़ा रहा है तो वो कॉस्ट अल्टीमेटली प्रोडक्ट पर बढ़ती है, तो उसका मूल्य बढ़ जाता है। तो इसलिए वितरण माध्यम का चयन करने में बहुत सावधानी की आवश्यकता होती है। तो ये सारे वो आधार हैं जो तय करते हैं किसी संस्था को अपने वितरण माध्यम चयन करते समय जिनका ध्यान रखना है, जिनके आधार पर उनका चयन किया जाना चाहिए। 23वां प्रश्न जो अंतिम है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण के साधनों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में आपने पढ़ा है, आपकी किताब में कानून दिया हुआ है। तो भारत में क्या व्यवस्था की गई है उपभोक्ताओं के संरक्षण की, उसके बारे में प्रश्न आपसे पूछा गया है। भारत उपभोक्ता संरक्षण के तरीके, साधन, उपाय। भारत में उपभोक्ता संरक्षण के प्रमुख तरीके और साधन निम्नलिखित हैं। सबसे पहला है एकाकी उपभोक्ता उपाय। सबसे पहले उपभोक्ता को स्वयं अपना संरक्षण करना चाहिए। हमें सोचना चाहिए कि हम खराब मिठाई तो नहीं खरीद रहे हैं, हमें सोचना चाहिए कि हम खराब कपड़ा तो नहीं खरीद रहे हैं, हमें सोचना चाहिए कि हम खराब जूस तो नहीं खरीद रहे हैं, हमें सोचना चाहिए हम खराब बिस्किट तो नहीं खरीद रहे हैं। सबसे पहले हमारी सुरक्षा हम ही करेंगे। यानी हम जो उपभोक्ता हैं, सबसे पहले उपभोक्ता को जागृत रहना पड़ेगा, उसे अपने अधिकारों की जानकारी होनी चाहिए और सदैव सचेत रहना चाहिए। उसे भ्रष्ट व्यवसायी को कदापि उसका शोषण करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। व्यवसायी द्वारा अपनाए गए दूषित हथकंडों के प्रति कभी उदासीन नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है कि जब आपको पता लगता है ये मिलावट कर रहा है तो उसकी शिकायत निश्चित रूप से हमें करनी चाहिए। दूसरा है, निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि उपभोक्ता को सदैव सावधान, सक्रिय एवं चौकन्ना रहना चाहिए। यानी हमें समय सक्रिय, सावधान और चौकन्ना रहना चाहिए। सबसे पहला काम, सबसे पहली जो बचाव है वो ये है। दूसरा है, जो दूसरा हमारी व्यवस्था की गई है हमें कस्टमर के सिक्योरिटी के लिए, वो दूसरी व्यवस्था है लोक अदालत। संविधान के अनुच्छेद 39(1) के अंतर्गत भारत में लोक अदालतों की स्थापना की गई है। इनका उद्देश्य उपभोक्ताओं की परिवेदनाओं और शिकायतों का त्वरित, प्रभावी एवं कम खर्च में निपटारा करना है। पीड़ित उपभोक्ता सीधे ही लोक अदालत में जाकर अपनी समस्या प्रस्तुत कर सकता है। लोक अदालत में मौके पर ही तुरंत सुनवाई की जाती है और आवश्यक राहत पहुंचाने के लिए तथा शीघ्र निर्णय लिए जाते हैं। लोक अदालतों की स्थापना राज्य सरकार द्वारा जिला स्तर पर समूचे देश में की गई है। लोक अदालतें ये अलग होती है, ये सामान्य अदालतों से अलग होती है। इनका आयोजन महीने में, करीब महीने में, 1.5 महीने में होता है। इसकी सूचना पूर्व में मिल जाती है और वहाँ पे कोई भी व्यक्ति सीधा जाके अपनी परिवेदना प्रस्तुत कर सकता है और उसका मौके पर ही समाधान होता है। इसके बाद में जनहित याचिका। यदि किसी व्यक्ति या समूह संस्था को किसी कार्य से संपूर्ण समाज अथवा समाज के किसी समूह को क्षति पहुंचने की संभावना हो तो वह तुरंत सक्षम न्यायालय में जनहित याचिका जारी कर सकता है। जनहित याचिका आमतौर पर उच्च न्यायालय में या उच्चतम न्यायालय में दायर होती है। यानी किसी भी व्यक्ति या संस्था को ऐसा लगता है कि किसी कृत्य से, किसी काम से, किसी वस्तु से, किसी सेवा से मुझे या किसी जो समाज के व्यक्ति हैं उनको, एक समाज के किसी समूह को या समाज को कोई क्षति होने की संभावना है तो जनहित याचिका दायर की जा सकती है। ये तीसरा है। चौथा है, अगर हम बात करें तो उपभोक्ता संरक्षण परिषदें, जिनके बारे में आपने अपनी बुक्स में विस्तार से पढ़ा है। उपभोक्ता संरक्षण परिषदें जो जिला स्तर पे होती है, राज्य स्तर पे होती है, केंद्रीय स्तर पे होती है, ये भी उपभोक्ताओं के संरक्षण के लिए, उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए ही बनाई गई है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अंतर्गत उपभोक्ता संरक्षण परिषदों की स्थापना केंद्र तथा राज्य सरकार द्वारा की गई है। इनकी स्थापना जिला स्तर पर भी की गई है। इनका उद्देश्य उपभोक्ता के हितों की रक्षा करना है, उन्हें बढ़ावा देना है। इनमें उपभोक्ताओं को शीघ्र, सस्ता एवं सुलभ न्याय प्राप्त होता है। उसके बाद में 5वां है व्यापार संघ। देखिए, उपभोक्ता तो एक पक्ष होता है,
दूसरा पक्ष होता है व्यापार, यानी व्यापारी जो बेचते हैं। अब ऐसा नहीं कि सारे व्यापारी बेईमान होते हैं, सारे व्यापारी मिलावट करते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ज़्यादातर लोग ईमानदार होते हैं, अपनी मेहनत की कमाई खाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बेईमान होते हैं या मिलावट करते हैं या धोखाधड़ी करते हैं, जैसी भी परिस्थिति होती है। तो व्यापार संघ का भी रोल महत्वपूर्ण होता है। व्यापार संघ व्यापारियों के हितों की सुरक्षा करने के साथ साथ उपभोक्ताओं की परिवेदनाओं एवं शिकायतों को भी सुनता है तथा दोषी व्यापारी के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई करता है। यानी कभी आपको लगता है कि कहीं सुनवाई नहीं हो रही, तो जिस व्यापार संघ का वो सदस्य है, जिस व्यापारी से आपको शिकायत है, तो उसके व्यापार संघ को शिकायत कीजिए, वो भी आपकी मदद करेंगे, वो भी उपभोक्ता की मदद करते हैं, क्योंकि उससे उनके व्यापार के बारे में गलत जो बातें दिमाग में जाती है लोगों के, उसको वो खुद दूर करना चाहते हैं। इको चिन्ह योजना, भारत सरकार की एक योजना है इको चिन्ह योजना। भारत सरकार ने इको चिन्ह योजना प्रारंभ की है। इसके अंतर्गत यदि कोई उत्पादक निर्माता उत्पादन प्रक्रिया और पर्यावरण अनुकूल पदार्थों के उपयोग के संबंध में निर्धारित मापदंडों एवं शर्तों का पालन करता है तो उसे मिट्टी के घड़े के प्रतीक के साथ इको चिन्ह प्रयोग करने की अनुमति दी जाती है। इको चिन्ह इस बात का सूचक है कि उत्पाद की उत्पादन प्रक्रिया से पर्यावरण को कदापि क्षति नहीं पहुंची है। इसका मतलब ये है कि जिस आप उत्पाद खरीद रहे हैं और उसके ऊपर घड़े का निशान है, तो इसका जो घड़े का निशान का मतलब है वो मिट्टी को सूचित करता है। तो अगर वो है तो पर्यावरण से संबंधित है, और जिस उत्पाद के ऊपर आप ये निशान देख लें तो उससे ये समझ सकते हैं कि ये उत्पाद इको सेंसिटिव है और कि इसकी जो प्रक्रिया है, पूरी बनने की जो प्रक्रिया है, उससे पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। अब मान लीजिए एक वस्तु खरीदने जा रहे हैं, उसके दो ऑप्शन आपके पास हैं, एक पर घड़े का निशान, एक पर नहीं है, तो आपको घड़े के निशान वाला खरीदना चाहिए, क्योंकि उसके जो प्रक्रिया है, उसकी जो उत्पादन प्रक्रिया है, उससे पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। इसका जो होता है उदाहरण जो है वो खाद्य तेल है, नहाने के साबुन, डिटर्जेंट, पैकेजिंग सामग्री और अन्य दैनिक उपयोग की वस्तुएं हैं जिनके उत्पादन प्रक्रिया से पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचता है। उपभोक्ता संरक्षण पुरस्कार, उपभोक्ता संरक्षण के क्षेत्र में स्वयं उपभोक्ताओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए 3 पुरस्कार प्रारंभ किए गए हैं। आप भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्योंकि आप भी उपभोक्ता हैं, आप भी जीत सकते हैं, लेकिन आपको उपभोक्ताओं के हित में कुछ करना होगा, और करना ऐसा होगा कि वो सूचित किया जा सके सक्षम स्तर पर। उपभोक्ता संरक्षण राष्ट्रीय पुरस्कार, उपभोक्ता संरक्षण राष्ट्रीय युवा पुरस्कार, आप सबसे पहले इस कैटेगरी में आएंगे, राष्ट्रीय युवा पुरस्कार उपभोक्ता संरक्षण के लिए। तो आपको कहीं भी लगता है कि उपभोक्ताओं के साथ अन्याय हो रहा है, उनकी सुरक्षा ठीक से नहीं हो रही है, तो आप काम कीजिए, आपको भी मिल सकता है। उपभोक्ता संरक्षण राष्ट्रीय महिला पुरस्कार, ये महिला वर्ग के लिए होता है। ये पुरस्कार उपभोक्ता संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए प्रतिवर्ष प्रदान किए जाते हैं। तो आप इसके बारे में भी सावधान रहिए, इसके बारे में सूचित रहिए, जानकारी रखिए, अपडेट रहिए और अपने काम के बारे में सूचना देते रहिए। उपभोक्ता कल्याण कोष, वित्त मंत्रालय के अधीन उपभोक्ता कल्याण कोष स्थापित किया गया है, ये 8वां है। वित्त मंत्रालय के अधीन उपभोक्ता कल्याण कोष स्थापित किया जाता है। निर्माताओं तथा आयातकों को उत्पाद एवं सीमा शुल्क की जो धनराशि वापस नहीं हो पाती है, वह इस कोष में डाल दी जाती है। इस राशि का उपयोग उपभोक्ता संरक्षण के विविध उद्देश्यों के लिए किया जाता है। जैसे उपभोक्ता संरक्षण परिषदें काम कर रही है, तो उनको उपभोक्ता संरक्षण परिषदों को खर्चा चलाने के लिए यहाँ से पैसा मिल जाता है, या अन्य उपभोक्ताओं की जागरूकता कार्यक्रम जो चलते हैं उसके बारे में कहीं आवश्यकता होती है, तो यहाँ से उनको कोष मिल जाता है। तो ये हमारी ओर से आपके लिए बनाए गए 2 मॉडल पेपर थे। दोनों मॉडल पेपर्स में आपका पूरा सेट दिया गया है जो 23 क्वेश्चन का है। आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन चल रही है, आप इस तरह से मेहनत करते रहिए, और हमें लगता है, हमें पूरी अपेक्षा है, पूरी उम्मीद है, और हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सब लोगों को परीक्षा में सफलता के लिए। पूरे परिष्कार परिवार की ओर से आपको और मेरी ओर से व्यक्तिगत रूप से भी आप सभी को बहुत बहुत मंगल कामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप परीक्षा की तैयारी करते रहिए, निश्चित रूप से आप सफल होंगे। योजना बनाइए, मेहनत कीजिए और सफलता आपके कदमों में होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।